ऑडिबल? यस। हेलो एवरीवन। आज आप कई टाइप के रिविजन्स देखेंगे। मैंने कई शॉर्ट क्लिप्स पिछले 2-3 दिनों में रिकॉर्ड किए हैं ताकि जिनके एग्जाम्स बहुत पास हैं उनको भी बेनिफिट मिले। एंड जो लोग पेन ड्राइव में एडवांस में ट्यूशंस ले रखे हैं गूगल ड्राइव लिंक्स में, एंड इफ दे हैव कंप्लीटेड दीज चैप्टर्स, इवन दे कैन व्यू दीज टॉपिक्स। ओके, तो पहले एक टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, फिर एक दूसरी क्लिपिंग इसी में ऐड करके आपको और कई सब टॉपिक्स के रिविजन्स हो सकता है इस क्लिपिंग में मैं ऐड करके दूं। तो लेट्स स्टार्ट। ओपन द चैप्टर डिबेंचर्स। ओके, सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट द डिबेंचर्स चैप्टर, रिमेंबर कंपनीज एक्ट एज वेल एज जो रूल्स हैं हमें दोनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे। नाउ डिबेंचर्स चैप्टर की एक विशेषता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन आई डिड दिस चैप्टर विद यू, डिबेंचर्स के क्वेश्चंस जब आते हैं तो दो चीज पैरेलली दिमाग में और डालिए। इफ यू हैव डन द डिपॉजिट्स चैप्टर, वहां भी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के अंदर कुछ डिबेंचर्स का लेखा जोखा था। डिबेंचर्स चैप्टर में चार्जेस चैप्टर भी पिक्चर में आएगा। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा हु हैव डन डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड चार्जेस ऑल थ्री। वरना ये लाइन आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बट इफ यू हैव डन, please keep in mind, because sometimes a case study or an integrated case study or MCQ can revolve around these three topics together simultaneously. Okay, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या होता है डिबेंचर्स, आपको पता है दे आर बोरोइंग्स। यहां जो डेफिनेशन दी गई है, डिबेंचर इंक्लूड्स स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब ज्ञान दिख रहा है आपको, ये बेसिकली बोरोइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मे बी सिक्योर्ड, इट मे बी अनसिक्योर्ड, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज और नॉट, ऐसी लाइंस मिली। एंड फिर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं दैट दीज आर नॉट ट्रीटेड एज डिबेंचर्स, सम बोरोइंग्स आर नॉट ट्रीटेड एज डिबेंचर्स। ये हमने नॉर्मल क्लास में कर लिया था, like FCCBs, commercial paper, rupee denominated bonds issued exclusively to overseas investors. These are not considered as debentures. Remember, ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है। हम लोग फास्ट रहेंगे, सारे पॉइंट्स पर हैमर करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। नाउ आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बातें हो रही थी, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, इनका रिडेम्पशन होता है या नहीं होता है? इनका रिडेम्पशन होता है, पेमेंट वापस करते हैं। पर फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर में आप रिडेम्पशन नहीं करते, वो डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। पीसीडी, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर में पार्टली आप उसे रिपे करते हैं, रिडीम करते हैं, एंड पार्शियली इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो ये सारी चीजें हमने देखा था। इसके अलावा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत पॉपुलर है एग्जाम के एंगल से, एमसीक्यू आता है कि डिबेंचर्स की रिडेम्पशन 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये लाइंस आंसर में चाहिए। लोगों से पूछा जाता है व्हाट इज द रिडेम्पशन पीरियड? रिडेम्पशन पीरियड इज 10 years। मार्क्स कटेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू लिखिए, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू। क्या एक्सेप्शंस है आपको दिख रहा होगा यहां पर, आप देखोगे कभी कभी 10 साल की जगह अप टू 30 years भी हो सकता है। सर मैंने तो कुछ 20 years पढ़ा है, ये यहां की बात हो रही है डिबेंचर्स में इट कैन बी अप टू 30 years। और यहां पर 4 केसेस हैं। सर पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिख रहा होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, 4 केसेस है देखो। या कंपनीज परमिटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, आरबीआई, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दैट दे कैन इश्यू डिबेंचर्स एक्सीडिंग 10 years। तो लोग नॉर्मली सिर्फ एक लिख के आते हैं, कंपनीज एंगेज्ड इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बट हमने यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स और देखे थे। तो आपको ये वीडियो इन चारों फ्रेज और चारों वर्ड्स पर फिर से फोकस करवा रहा है। ओके सर, ट्रस्टीज डिबेंचर्स के लिए अपॉइंट कब होते हैं? तो इस पर एमसीक्यू आता है विद इन 3 months, विद इन 5 months, विद इन 4 months, सब 3 months टिक करके आ जाते हैं। ट्रस्टीज बिफोर द सर्कुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम आउट विद डिबेंचर इशू का पब्लिक इशू बिफोर है। सर 3 months था ना, दैट इज फॉर ट्रस्ट डीड, दैट इज विद इन 3 months ऑफ इशू। और यहां पर डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। कंपनी अपॉइंट करता है डिबेंचर ट्रस्टीज को। सर ये क्यों बोला? इस पर एमसीक्यू आ सकता है। लोग लिखते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर वर्ड साउंड आ रहा है, दे आर अपॉइंटेड बाय डिबेंचर होल्डर्स, बट क्या पता चला? डिबेंचर ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। ओके वेरी गुड।
उसके बाद हम लोग देख रहे थे इनको सिक्योरिटी के रूप में आप क्या दे सकते हैं। वो अपने कंपनी के स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट का भी दे सकती है, और सिक्योरिटी देना जरूरी है, दैट इज अ चार्ज इज क्रिएटेड। और जब डिबेंचर्स के केस में चार्ज क्रिएट होता है, CHG 9 नाम का फॉर्म हमें ROC को, टाइमलाइंस हम लोग 4 चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर उसके अंदर हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट कंपनी विच इज फुल्ली सिक्योर्ड, जहां डिबेंचर्स गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा इशूड है, हड़बड़ाओ मत, एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जहां डिबेंचर वो इशू की है एंड डिबेंचर का इशू इज फुल्ली सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, तब चार्ज क्रिएशन दरकार नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के पॉइंट्स हम लोग कर चुके थे। नाउ इंटरेस्टिंग, कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है, उसकी एक लिस्ट हम भी देखेंगे किताब से। इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। आई पर्सनली फील दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आएगा तो मैं बोलूंगा। वैसे प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट एज योर फ्रेंड आई वुड लाइक टू से दैट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां आप हल्का सा रिस्क ले सकते हैं, बट आई हैव डन सो दैट यू डोंट फॉल इन दैट रिस्क जोन। ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, क्या क्या टाइप की इनकी ड्यूटीज है। ऑफ कोर्स वन लाइनर ड्यूटी अगर मुझे कोई बोले, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, एंड फिर कई टाइप के ड्यूटीज यहां पर हम लोग देखे थे। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई शो यू द बुकिश पोर्शन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज एंड रिमूवल, एक इंटरेस्टिंग पोर्शन कर लेते हैं। DRR कंपनी क्रिएट करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड ये सोर्स क्या है, इट इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर DRR के प्रोविजंस के क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट लाइन, द कंपनी शैल क्रिएट DRR फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, और पता है DRR, अगर एक लाइन लिखा है मैंने, it is an accounting entry, intention is to block some amount of general reserve so that it does, or your PL, so that it doesn't get paid as dividend. Okay, तो 2019 में इनमें अमेंडमेंट्स आया था, इसलिए मैंने देन मतलब पहले का और नाउ ये सब चेंजेस इसको मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट की किताब में अभी भी वो 2018-19 वाला डेटा चल रहा है, जबकि हम लोग अब कितना आगे पहुंच चुके हैं, 5 साल आगे आ गए। तो लुक हियर एवरीवन, यहां पर एक सिंपल बात है, DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आप देखोगे आजकल सिर्फ अदर अनलिस्टेड एंटिटीज वाला जो कॉलम है, जो आपकी किताबों में भी था, सिर्फ वहां क्रिएट होता है, अदर अनलिस्टेड एंटिटीज। सर व्हाट इज अदर, क्योंकि ब्रदर सारे जगह से DRR हटा दिया गया है। मतलब सर मैं बैंक हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, DRR नहीं क्रिएट करना है। सर मैं लिस्टेड एंटिटी हूं, DRR नहीं क्रिएट करना है। सर मैं NBFC हूं, मैं नेशनल हाउसिंग बैंक के पास, मैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हूं, DRR नहीं क्रिएट करना है। बाकी अदर अनलिस्टेड एंटिटीज अगर है कोई, तो उनमें 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड, जो डिबेंचर्स आपने इशू किया है उसका 10% वैल्यू जो है वो आपको DRR हर साल क्रिएट करना है। इज इट ओके एवरीवन? सो लुक हियर वन थिंग, कहां है, यस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनीज। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है एग्जिम बैंक, NABARD, SIDBI, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, इनमें DRR नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर में DRR नहीं है। लिस्टेड कंपनीज DRR नहीं है। लिस्टेड NBFCs एंड लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज DRR नहीं है। सर अनलिस्टेड NBFCs एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनमें भी DRR नहीं है। ऑल अनलिस्टेड NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज DRR नहीं है। जब कैसे भी DRR ला रहे हो, पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, आपका DRR वहां पर भी नहीं है। यानी DRR सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज में 10%, मेरे संग संग अगर बहुत दिन पहले आपने सुना था, ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड तक लगेगा। इज इट ओके? चलिए सर, व्हाट इज DRF? देखिए DRR वाज अ बुक एंट्री, but DRF में द कंपनी इन्वेस्ट ऑन और बिफोर 30th April, okay, every year 15%, प्लीज बी केयरफुल, इट इज नॉट 20%, क्योंकि कई लोग डिपॉजिट चैप्टर में परसेंटेजेस 20 कुछ सुने होते हैं और वहां 20 भी एक अलग फिगर पे अप्लाई करता है। यहां का है ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द कमिंग 31st March। डिपॉजिट चैप्टर में पढ़ते हैं 20% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पूरा अलग है।
सर मैं तो डिपॉजिट्स पढ़ा ही नहीं हूं। जो पढ़ चुके हैं वो समझ गए, और जो पढ़ेंगे वो भी सोच के पहले से उनके माइंड में है कुछ अलग होने वाला है। वरना लोग यहाँ पर जब चीटिंग भी करते हैं एक दूसरे का रॉन्ग करा देते हैं अनजाने में। सर 20 है, मैं रात को पढ़ के आया हूं, हमें अब 30 अप्रैल के पहले 20% जमा देना पड़ता है, वो भी उस अमाउंट का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होगा। यहां लैंग्वेज है 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द कमिंग 31 मार्च एक फंड में अलग डाली। और यूजुअली इसको हम लोग मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स भी कई बार बोल देते हैं, पर है नहीं एक्चुअली में एग्जैक्टली। तो यहां पर 15% ऑफ द डिबेंचर्स जो मैच्योर होने वाला है उसको ऑन और बिफोर इसी 2024 के पहले मुझे अलग कर देना है। और ये कहां कहां रख सकते हैं हम इस पैसे को? हम लोग देखे थे इन बैंक अकाउंट विच इज फ्री फ्रॉम लिएन, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर सिक्योरिटीज जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में लिखे हों। और ये इस बार इसमें सब रॉन्ग करते हैं। लोगों को लगता है हाँ डीआरआर डीआरएफ तो एक है, पहले तो पता चल गया अलग है, परसेंटेजेस तो अलग दिख ही रहे हैं, और डीआरआर एक बुक एंट्री है, डीआरएफ में एक्चुअल आपको धनराशि इन्वेस्ट करना है। और इस बार डीआरएफ में देखो लिस्टेड कंपनीज भी शामिल है, लिस्टेड एनबीएफसीज भी शामिल है, लिस्टेड एचएफसीज भी शामिल है, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज भी शामिल है, बैंक्स एंड एआईएफएस यहां भी उनको भी दरकार नहीं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बट लिस्टेड एनबीएफसीज शामिल है इस बार। पर एक गुड न्यूज याद रखना, अनलिस्टेड एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नो डीआरएफ। ओके, लिस्टेड एंटिटीज भी शामिल हो गया इस बार, लिस्टेड एनबीएफसीज भी शामिल है, लिस्टेड एचएफसीज भी शामिल है, अनलिस्टेड कंपनीज भी शामिल है, बट अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज को रूल्स में वो लिख दिया गया था उनके ऊपर डीआरएफ नहीं लग रहा है। ओके, तो उसके बाद आप पॉज करके फिर से सुन सकते हो अगर ये पोर्शन आपको थोड़ा सा हैवी लगा हो। उसके बाद हम लोग पारी पासू क्लॉज इन डिबेंचर इशू के बारे में पढ़े थे कि नॉर्मली व्हाट हैपेंस, डिबेंचर जैसे आप डेट ऑफ इशू के अनुसार उनकी रिडेम्पशन होती है या उनका पेमेंट मिलता है अगर कंपनी वाइंडिंग अप में हो जाए। बट अगर आपने पारी पासू क्लॉज वाले सीरीज इशू किए हैं तो ऑल आर कंसिडर ऑफ द सेम रैंक, सबको पेमेंट प्रोपोर्शनेटली मिलता है इन द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट्स। इफ द पेमेंट आपके पास फंड्स की कमी है तो ऐसा नहीं है कि पहले जनवरी वाले को देंगे फिर अगली बार आएगा तब मार्च वाले को देंगे फिर जुलाई वाले को, इट इज नॉट लाइक दैट। रादर दे हैव इक्वल राइट्स। व्हेन आई से इक्वल, इसका मतलब नहीं कि अमाउंट ऑफ फंड्स को 3 इशू से 3 से डिवाइड करना है, इक्वल राइट्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। सपोज आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख का इशू किया था तो 1:2:3 में अगर आपके यहाँ सपोज 10,000 रियलाइज हुआ है या 30,000 रियलाइज हुआ तो 1:2:3 में वो बटेगा। आई एम फास्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स। तो सर ये सारे हो गए, चैप्टर हो गया क्या? यस, 10-15%, लॉट ऑफ थिंग्स एक्सप्लेन। इसमें एक डिबेंचर ट्रस्टी वाला अंश में दिखला दूं, पढ़ा चुका हूं, एक बार दिखला दूं फुल पेज। हु कैन नॉट बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी, इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप कंपनी ओशा के, ओशा मतलब ओन कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के प्रमोटर, डायरेक्टर के, एमपी या ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं, या आप क्रेडिटर हैं किसके, कंपनी के, या आप डेटर हैं ओशा के, या गारंटर हैं आप डिबेंचर इशू के लिए, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपका कंपनी के साथ सपोज 60 लाख रुपीस का एंड इट इज ग्रेटर देन लोअर ऑफ द 2 फिगर्स 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख, तो भी, या आप रिलेटिव हैं प्रमोटर के या एम्प्लॉइज के या के एमपी के। तो ये लंबा लिस्ट है, एक बार देखा हुआ होना चाहिए था, एक बार एग्जाम में 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आए हुए थे तो यू शुड हैव सीन इट वंस। कैजुअल वैकेंसी अगर ट्रस्टीज के प्लेस में होता है बोर्ड फिल कर सकता है। रेजिग्नेशन अगर कोई डिबेंचर ट्रस्टी करता है तब वैकेंसी मेजॉरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स रिटन कंसेंट से करेंगे। डिबेंचर ट्रस्टीज को रिमूव करने के लिए 3/4 इन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एट देयर मीटिंग की दरकार पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। ओके, और ड्यूटीज क्या है डिबेंचर ट्रस्टीज के, मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया है। अराउंड 7 ड्यूटीज है, फुल पेज कर दो एक बार, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। डीआरआर और डीआरएफ भी ठीक से क्रिएट हुआ है क्या, ये भी इनको देखना होता है। इनको पीरियोडिकली ये 6 नंबर पॉइंट मैंने ऐड किया था। इंश्योर दैट डीआरआर एंड डीआरएफ इज क्रिएटेड प्रॉपर्ली। 7 नंबर, कॉल्स फॉर रिपोर्ट्स ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रेज्ड बाय डिबेंचर इशू एंड 1 2 3 4 5। तो पॉज करके का मैच कर लेना आप अपने आंसर्स के साथ। और ये पैसा डीआरएफ का कहां कहां डाल सकते हो उसके ऊपर भी कुछ दिया हुआ है। पार्टली कन्वर्टिबल में जो डीआरआर क्रिएट होता है वो सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए होता है।
तो आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। तो दिस कंप्लीट्स द रिविजन ऑफ डिबेंचर्स। और अब मैं इसमें ज्वाइन करवाऊंगा, मैंने और जो रिकॉर्डिंग्स की है उसके लिए। और कैलकाटा बैच में हो सकता है ज्वाइंट वीडियो ना हो, मैं जब चैप्टर के एंड में, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के एंड में उनके क्लिपिंग्स को अलग से छोटे छोटे क्लिपिंग्स भी रखूंगा। यूट्यूब के लिए डीके जी अपने लोग को ज्वाइन करना होगा। थैंक यू सो मच। यस, so now please stay back. We will be now revising annual return. Okay, now please open in your respective books wherever you have this chapter. और यहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग बातों को सुनने वाले हैं हम। सबसे पहले एनुअल रिटर्न, एज द नेम साउंड्स, एनुअल, हर साल एक बार MGT 7 एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है, एवरी ईयर इट इज फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। सर AGM अगर होल्ड नहीं हो तो within 60 days from the last day on which AGM should have been held with the reasons for not holding AGM timely. Okay. सर MGT 7 की जगह मैंने कुछ और फॉर्मेट भी सुना है, सही सुना है? OPC एंड स्मॉल कंपनी के लिए अब्रिश्ड एनुअल रिटर्न इन MGT 7A फाइल होता है। OPC एंड स्मॉल कंपनी के लिए अब्रिश्ड एनुअल रिटर्न फाइल होता है। सर विद इन 60 days ऑफ AGM। सर इसमें क्या है, ये क्या मतलब, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस शीट? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली गिव्स अस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन देता है। और जैसा कि ये लिस्ट आपको याद करना चाहिए कि इसमें क्या क्या रहता है। सर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों बोला? इसमें पर्दे के पीछे कौन है वो भी पता चलता है। कंपनी के मेंबर्स का डिटेल, डिबेंचर होल्डर्स और उसके चेंजेस का डिटेल, प्रमोटर, डायरेक्टर्स, KMP का डिटेल। इसलिए वी आल्सो से इट इज रिफ्लेक्टिंग द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू। ओके, मेंबर्स मीटिंग्स कितने हुए थे, मेंबर्स के बोर्ड मीटिंग के वेरियस कमिटी, उनके अटेंडेंस डिटेल्स, इस टाइप की डिटेल्स हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ी देखते हैं। That is why it is giving us extra information. And जो information इसमें दी जाती है ये as on 31st March के अनुसार दी जाती है, as this stood on the close of the financial year. इस पे भी MCQ आया हुआ है। The information reflected in the annual return is as on dash date, और उसमें कई कंफ्यूजिंग लाइन कर देगा। एक ऑप्शन विद इन 60 days ऑफ AGM होगा, वो लोग उसको टिक करके आते हैं। नो, ये फाइनेंशियल ईयर वाले एंड वाले दिन जो इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसी ऐसी थी, वो मुझे फाइल करना है विद इन 60 days. सो बी केयरफुल ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन टू। और MGT 7 की साइनिंग कौन करेगा? सर बहुत सिंपल है, 1+1, एक डायरेक्टर एंड कंपनी का CS। पर कुछ कंपनीज में CS रखना कंपलसरी नहीं होता। CS रिक्वायरमेंट कब आता है? जब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए 10 crores और मोर, ऐसा कुछ बोलोगे आप। पर जहां CS नहीं है तब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है, तो वो ऊपर वाला CS कौन था? इन एम्प्लॉयमेंट था। पर तुम्हारे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तुमने नहीं रखा है बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो प्रैक्टिसिंग CS से साइन करवाओगे +1 डायरेक्टर। तो 1+1 क्लियर है। OPC में CS साइन करेगा जो आपका एम्प्लॉयमेंट में हो, एंड जहां CS नहीं है एनी डायरेक्टर कैन साइन। सर एक चीज बताइए, MGT 7 के साथ अटैचमेंट में एक सर्टिफिकेट जाता है विच इज इन फॉर्मेट ऑफ MGT 8। ये अटैचमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो क्या बोलता है? इट सेज दैट एनुअल रिटर्न में जो फैक्ट्स हैं वो करेक्टली डिस्क्लोज्ड हैं, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हैं। तो लिस्टेड कंपनी के लिए कंपल्सरी है, कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 crores और मोर उनके लिए भी ये कंपल्सरी है, और टर्नओवर ऑफ 50 crores और मोर उनके लिए भी कंपल्सरी है। 3 केसेस हैं जहां पर MGT 8 अटैचमेंट के रूप में सर्टिफिकेट देना जरूरी है। लिस्टेड कंपनी से इसका फिगर क्या है? अरे लिस्टेड होते जानबूझ के एग्जाम में देगा। लिस्टेड कंपनी टर्नओवर 49 crores, आप सोचोगे टर्नओवर 50 crores नहीं हुआ तो नहीं जाएगा सर्टिफिकेट। हाँ, लिस्टेड होते ही जाएगा। और कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 crores और मोर, और टर्नओवर ऑफ 50 crores और मोर। ओके सर, वेब लिंक ऑफ एनुअल रिटर्न, पूरा एनुअल रिटर्न बोर्ड सपोर्ट में नहीं देना होता आजकल, वेब लिंक दे देते हैं आप। टाइमलाइंस मैंने बता दिया, वो 60 days वाली जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। और क्या पेनल्टी लगता है कंपनी पर? 10,000 rupees plus 100 rupees per day subject to maximum 2 lakhs, ऑफिसर पे 50,000। पुराने फिगर्स कुछ अलग थे, प्लीज चेक कर लीजिएगा अगर कोई का मिस हुआ है। और वैसे CS पर क्या पेनल्टी लगता है अगर यहां कुछ CS इन प्रैक्टिस ने ठीक से सर्टिफिकेशन और बिना चेक किए दिया है तो क्या लगता है?
तो हम लोग ये एनुअल रिटर्न के चैप्टर में बहुत कुछ देख रहे थे और इसी दौरान यहाँ पे फिगर्स भी हमने ठीक करवाया था। कोई कोई बुक्स में वो वही जो भी पढ़ा था हमने, पेनल्टी ऑफ 10,000 हो गया, पहले 50,000 होता था, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 lakhs। ये देखो अभी अभी आपने यहाँ पे भी देखा। तो बुक में अगर किसी के गलत प्रिंट हुआ है तो चेक कर लीजिए। ओके, पॉज कर लीजिए इफ यू वांट टू पॉज एंड राइट इट। नाउ ये रिटर्न्स, ये रजिस्टर्स, स्टैट्यूटरी बुक्स कहाँ रखते हैं आप? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या सपोज रजिस्टर ऑफिस कोलकाता है, आप मुंबई में रख सकते हैं रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स को? अब तुम बोलोगे हाँ सर एसआर पास करके रख देंगे, चलो एसआर तो पास होगा, बट उसके पहले पता है क्या जरूरी है? ये चेक करना वो दूसरे शहर में जहां आप रखना चाह रहे हैं वहां मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिसाइड करते हो, तब ये सुविधा दिया गया है। इफ मोर देन 10% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स रिसाइड वहां करते हो, देन यू कैन कीप इट एट अदर प्लेस। ओके, वरना तुम बस एसआर पास करके सोचोगे हाँ सर एसआर पास कर लिए, इतना गर्मी नहीं चलेगा। इफ मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिसाइड, देन इट्स पॉसिबल। सर और बताइए, ये रजिस्टर्स, हम लोग कई रजिस्टर्स परमानेंटली रखने पड़ते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स वाला 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन, पूरा लैंग्वेज देखो, मेंबर्स वाला परमानेंटली लिखा हुआ है। इज इट फाइन? एंड ये रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स को ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स देख सकते हैं विदाउट फीस। अदर पर्संस कैन आल्सो इंस्पेक्ट, पर उनको फिर फीस देना पड़ेगा। तो दीज आर वेरी इजी वंस, पर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्लॉक हो सकता है अगर आपका ठीक से रिवाइज नहीं किया हो। सर ऐसे और भी चैप्टर्स के हैं क्या आपके पास? यस, प्लेलिस्ट कॉलम में बहुत सारे हैं, स्पेशली शेयर कैपिटल, जनरल मीटिंग्स, डिपॉजिट्स, चार्जेस, प्राइवेट प्लेसमेंट, सब है। तो आप प्लीज रिवाइज करिएगा पीरियोडिकली। एंड व्हाट एल्स फ्रॉम दिस पोर्शन? यस, ऑल डन। यहां पर एक मैंने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी करवाया था आपको, फुल पेज देखो, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। मैं हर रिवीजन में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन की भी झलक दिखला देता हूं कि अगर केस स्टडी आएगा तो इस टाइप से आएगा। स्टार्ट रीडिंग। इनफैक्ट हर चैप्टर के एंड में मैंने सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्लस डायनामिक क्वेश्चंस, लॉ में और टैक्स में से पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से मुझे लगता है मैं बुक कभी नहीं बनाना चाहूंगा, बिकॉज क्वेश्चंस नए टाइप के भी आते हैं, स्पेशली इन द चैप्टर यू विल बी डूइंग रिसेंटली। अगर आपका मिस हुआ है डिपॉजिट्स, तो यू कैन नॉट जस्ट डू द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड गो, वरना आपके लिए वो क्वेश्चन फिर पास्ट हो जाएगा अगर सेकंड टर्म देना पड़ जाए। तो रिमेंबर दिस। सर आंसर्स के टेस्ट सीरीज कैसे लिखूं? मैंने टेस्ट सीरीज अभी अभी लॉन्च किया था, दैट इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग विद मी यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज। और 2 टेस्ट के पेपर्स विद रेफरेंस टू किंजल अजमेरा सोल्यूशन, जब वो हमारे यहाँ पढ़ती थी उन सालों में उनके पेपर्स मेरे पास पड़े थे, उससे मैंने सोल्यूशन चेक कर करके सारे टेस्ट के पेपर्स के वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। ओके एवरीवन, हटा दूं? ये वही क्वेश्चन है कि 60 दिन के अंदर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एजीएम नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बहुत सुंदर तरीके से राइटिंग पैटर्न लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं होता, इफ यू फॉरगेट नॉट एन इशू, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट या अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो रेलेवेंट लॉ हो उसका सोर्स के अनुसार या अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड अंडर कंपनीज एक्ट, अगर रूल्स का पूरा नाम याद नहीं है, एटलीस्ट द सोर्स शुड बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड इन द एग्जाम। ओके, तो 10 सेकंड बाद हो सकता है यूट्यूब में दूसरी वीडियो चालू हो, कैलकाटा वालों के लिए एक बार क्लास पॉज होगी। यस, आई एम ऑडिबल? तो अब हम लोग अलॉटमेंट चैप्टर के रिवीजन को देखने वाले हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सबसे पहले आपको 2-3 चीजें बता दूं, अगर आप ये वाला स्क्रीन देख रहे हो, लुक हियर, कि अलॉटमेंट के लिए या अगर ये सॉरी व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन 40, कंपनी हैज टू अप्लाई टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम आउट विद आईपीओ। बिफोर कमिंग आउट विद आईपीओ दे हैव टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग। कहीं ये लॉ में नहीं लिखा है दैट यू हैव टू बी लिस्टेड बिफोर कमिंग आउट विद आईपीओ। व्हाट इज द लॉ सेइंग? आपके पेपर्स जमा हो गए हो, आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी टेम्पररी अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से मिल गया हो, एंड आप बाकी कंडीशंस भी फुलफिल करेंगे, सो स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद आप प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करना शुरू कर दीजिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने दीजिए, मीनवाइल फाइनल अप्रूवल भी आने दीजिए। अब आप बात करेंगे सर व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज
the amount which is disclosed in the prospectus as minimum subscription, and 90%, minimum 90% of the offer made to the public through offer document should have been subscribed by the public. So what is this offer? This, जैसे हम लोग बोलते हैं इशू साइज 1000 करोड़ का, तो इसमें 3 कंपोनेंट्स है, मैंने क्लास में डिटेल आपको बताया था. सो ये जो ऑफर बोलते हैं हम लोग, ऑफर जो वर्ड है, रिमेंबर ऑफर इज इक्वल टू दीस कंपोनेंट्स, यानी अगर प्रमोटर्स लोग को जो हमने कंट्रीब्यूशन दिया वो हटा दीजिए. ऑफर टू ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब इशू साइज माइनस प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. सर अगर नहीं या रेज होता है मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका नहीं रेज होता है, रिफंड करना पड़ेगा आपको पैसा. ओके, यू हैव टू रिफंड द मनी विद इन सर्टेन टाइम, और ये टाइमलाइंस चेंज होते रहते हैं. पहले ये टाइमलाइंस 15 डेज सेबी के अनुसार था फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू. मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं. 31 मार्च 2021 से ये टाइमलाइन हो गया था. विद इन 4 वर्किंग डेज, वो भी वर्किंग डेज कर दिया फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू. ओके, पर अभी भी इंस्टीट्यूट की मैट पे 15 डेज है. हो सकता है एमसीक्यू में ऑप्शन आएंगे विद इन 35 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 15 डेज के अंदर रिफंड करना होता है फ्रॉम द क्लोजर. अगर ये अमाउंट नहीं आया, आप प्लीज याद रखिएगा, आप 15 टिक कर दीजिएगा. बट अगर मुझे कोई पूछे मैं कैसे गलत पढ़ा दूं आपको, जब अमेंडमेंट आ गया है आप गूगल करो, पता चल जाएगा. इट इज 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू. रिमेंबर दिस. सर ये कहां था भाई, आपके भी था. तो एमसीक्यू में 90% तो है, क्लियर है. इसमें ऑप्शंस में 90, 95 बहुत कुछ आता है. 90 याद रखना. सर 95% हम कहीं पढ़ा है लाइफ में. वो शॉर्टर नोटिस में ना एजीएम में 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट की जब हाँ मिल जाती है तो एजीएम शॉर्टर नोटिस पे भी बुलाया जा सकता है. एजीएम वहां 95 पढ़ा था आपने, ये 90% है. ओके, तो रिवीजन क्लास में कंपैरिजन होता है, हम लोग को याद आ जाता है. इस क्लास में एक और चीज सीखे थे, पास 3 नाम का एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है व्हेनेवर वी मेक एन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट बोर्ड रेजोल्यूशन से किया जाता है, एंड व्हेनेवर वी डू दिस वी अलॉट विद इन we allot and we file the return with ROC within 30 days. सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू आएगा. प्राइवेट प्लेसमेंट चैप्टर एक दिन आप पढ़ेंगे, सेक्शन 42. वहां पर जब अलॉटमेंट होता है, पास 3 इज फाइल्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. तो ये रिविजन क्लासेस झूठ मूठ के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है, नॉलेज बढ़ाने के लिए. यहां पर हम कंपेयर करते हैं 2-3 चैप्टर्स को एंड ट्राई टू समराइज एवरीथिंग. ओके, वेरी गुड. उसी तरह हम लोगों ने और भी चीजें देखी थी कि अगर शेयर्स नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए अलॉट होता है, तो नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए जब शेयर्स अलॉट होता है तो एक पास 3 भी जमा होता है. हाँ सर, प्लस क्या, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जिसके आधार पर ये अलॉट हो रहा है वो भी जाता है साथ में. ओके, प्लस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट कि आपने अपने कंसिडरेशन की वैल्यूएशन क्या की है वो भी अटैच की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के संग. तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट ये प्राइवेट प्लेसमेंट का पास 3 का टाइम का फाइलिंग अलग है, नॉर्मल अलॉटमेंट के टाइम के फाइलिंग्स अलग है. ये अच्छे से देख लीजिएगा. पेज नंबर 95 था क्या आपके बुक्स में? ओके, इस चैप्टर की फाइन्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं इंपॉर्टेंट. सर सिलेबस में कितने फाइन्स पढ़ने, एक ही क्वेश्चन बार बार बताता हूं जब मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूं. और पीछे ये जो मैट किंजल अजमेरा के एग्जाम्स दिसंबर 21 में हुए थे, दिसंबर एंड में शी वाज वर्किंग ऑन द improvement of the mat and कई short notes and सारे figures of fines and penalties before she was declared as rank 1. she has already edited the book as well as जहां जहां दरकार हो सारे fines and penalties उनसे मैंने करवाया था, because student बहुत deeply involved होता है टीचर से भी ज्यादा. yes, student बहुत पढ़ाई करता है टीचर से भी ज्यादा. हम तो पढ़ चुके हैं, हमारे लिए देखिए माइक रहता है सामने, बुक रहता है, आपको बताना इजी होता है, आपको तो बिना देखे सब कुछ करेक्ट लिखना होता है. हैट्स ऑफ टू यू, मतलब बहुत महान है आप. तो इसलिए उनसे मैंने करवाया था. तो शी हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द लिस्ट, बुक के पीछे चैप्टर्स में दिए हुए हैं जो चैप्टर्स सेल्फ रीडिंग के होते हैं, समरी, पेनल्टीज, वेरियस इंपॉर्टेंट ट्रिगर लिमिट्स. ओके, इस क्वेश्चन में एक और चीज आया था इस चैप्टर में, अंडरराइटर्स को क्या आप कमीशन दे सकते हैं? यस, जो पोर्शन उनको वो उन लोग करते हैं. ये 5 चीजों का कंप्लायंस होना चाहिए. आर्टिकल्स में ऑथोराइज होना चाहिए यूसी के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन के लिए. क्या सोर्स है? out of the profits of the company or out of the proceeds of shares. रेट आप क्या दे सकते हैं? 5% कंपनी लॉ में लिखा हुआ है of the issue price or the rate mentioned in articles.
डिबेंचर्स है तो कंपनी लॉ में 2.5% लिखा हुआ है। कॉपी यूसी की आरओसी को भी दोगे। एंड प्रोस्पेक्टस शुड डिस्क्लोज सर्टेन पॉइंट्स इन द अबाउट द अंडरराइटर्स नेम, द रेट, अमाउंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सब्सक्राइब बाय देम। तो ये है पॉइंट्स अंडरराइटिंग कमीशन के। इसको याद करने के लिए मैंने एक टेक्निक सिखाया था। बर्थडे में पहले जमाने में लोग कार्ड्स देते थे, आजकल व्हाट्सएप मैसेज एंड ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं। कार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आरओसी, कार्ड्स ए इज एओए में ऑथराइजेशन, आर रेट, डी डिस्क्लोजर्स इन प्रोस्पेक्टस एंड एस इज द सोर्स। इसके अलावा हमने यहां पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी किया था। अच्छा, एक चीज और सीखा था, मिनिमम अलॉटमेंट के पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए, एप्लीकेशन मनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाए। कंपनी लॉ में एप्लीकेशन मनी के लिए लिखा हुआ है 5% ऑफ फेस वैल्यू, सेबी में 25% लिखा हुआ है। सर हम कौन सा लिखेंगे एग्जाम में? एमसीक्यू का लैंग्वेज पढ़ लेना, यूजुअली वो कंपनी लॉ वाला ही पूछते हैं 5% वाला। उसके बाद हमने यहां पर 2 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी देखे थे। सेक्शन 41 सीए के सिलेबस से हटा दिया गया, वो सीएस और सीएमए वालों को मैं अलग से करके भेजता हूं। बुक में पढ़ा है बट इस कोई टेंशन नहीं है। एंड लुक फुल पेज करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अंडरराइटर्स कमीशन पर। वेरी वेरी सिंपल, एक बार नजर डाल लो ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस पोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट रीडिंग। ओके, दे आर सिंपल एंड वही जो अभी हम लोग पढ़े थे वही प्रोविजंस पर डायरेक्टली बेस्ड था। तो कैलकाटा स्टूडेंट एक बार पॉज करेंगे, पर यूट्यूब में शायद क्लास कंटिन्यू रहेगी। कि इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी लॉ में ये लैंग्वेज है, तो ये पैसा हमें रिफंड करना है विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, जो अब सेबी में 4 वर्किंग डेज हो गए एंड वेरी सून द चेंज विल बी ब्रॉट हियर ऑल्सो। और अगर नहीं रिफंड करते मिनिमम सब्सक्रिप्शन टाइमली, तो एमसीक्यू आएगा कि अब मुझे इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना है 15% पर एनम। लिखना इन सेक्शन 42 रिफंड वॉज डन विथ 12% पर एनम। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि लोग कई बार फिर 12% पर एनम को चूज कर लेते हैं। कई बार रिफंड 12% पर एनम के साथ करना पड़ता है। जब आप 42 करेंगे तब आप समझ जाएंगे, पर ये लिख के रखो। जिनका हुआ हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट, दे कैन पॉज, दे कैन गो बैक एंड कंपेयर। तो 15% पर एनम के साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा रिफंड करना पड़ता है। यहां पर सेक्शन 42 में 12% पर एनम के साथ रिफंड करना था। यहां 30 डेज होता है, कई जगह हम लोग पढ़ते हैं 60 डेज कुछ लिखा हुआ रहता है। तो यू हैव टू कंपेयर एंड रीड ताकि आपके सारे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, केस स्टडीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, नाउ दिस इज अ मिसलेनियस सेक्शन, चैप्टर मत समझना। आइए छोटे छोटे इसमें भी हम रिवीजन क्लिप्स देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता है होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करता है सब्सिडरी में। ब्लू आप एरो देख रहे हैं, तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कैन आई से होल्डिंग कंपनी इज अ मेंबर ऑफ सब्सिडरी कंपनी? ऑफ कोर्स इट इज अ मेंबर। पर मेरा क्वेश्चन अब कुछ और है, रेडिंग देखो। कैन सब्सिडरी invest in holding company? Can a subsidiary become a member of holding company by investment? या उल्टा बोलूं, can a holding company allot its shares to subsidiary? मतलब कि subsidiary इन्वेस्ट कर रहा है, होल्डिंग कंपनी allot करेगा shares, not allowed। और सर अगर ऐसा अलॉटमेंट कर दे, it is a void allotment। जैसे मैंने एक सम देखा है अकाउंट्स क्लास में, वहां सब्सिडियरी भी होल्ड कर रहा था होल्डिंग कंपनी में शेयर्स। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनमें से एक एक्सेप्शन है दैट सब्सिडियरी वाज होल्डिंग शेयर्स बिफोर होल्डिंग सब्सिडियरी, पॉइंट सी दिख रहा है, where the subsidiary is a shareholder in holding company, मैंने लिखवाया था, even before the holding subsidiary relationship came into existence।
where the subsidiary company is a shareholder in holding company even before the holding subsidiary relationship came into existence. ये लाइन देखो तो बहुत लोग इसको रॉन्ग कर देते हैं, बट ये जो सब्सिडरी मेंबर पहले से था एंड इट कैन कंटिन्यू, लैंग्वेज ध्यान से लिखना, where the subsidiary company is a shareholder in holding company before the holding subsidiary relationship came into existence, but no voting rights can be exercised by the subsidiary company in the meeting of holding company in this case. But दो केस और है where the subsidiary is the legal representative of a deceased member of the holding company. यानी एक शेयर होल्डर था जिसका दुनिया में कोई नहीं था, उसने एक सब्सिडरी कंपनी को अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा था, और अब उसको क्योंकि शेयर्स मिल गए तो इट कैन कंटिन्यू टू होल्ड एंड इट विल हैव अ वोटिंग राइट. इस बार वोटिंग राइट्स रहेंगे. या सब्सिडरी कंपनी को किसी ने ट्रस्टी बनाया है कि मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं एक शेयर होल्डर हूं सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम अमित बछावत, आई एम होल्डिंग शेयर्स इन दी होल्डिंग कंपनी. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने शेयर्स, मुझे लग रहा है कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो मैं एक कंपनी को अपना ट्रस्टी बनाया हूं कि बच्चे माइनर्स हैं, उनका आप देखभाल करिएगा, शेयर्स पर डिविडेंड और इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाकर उनके पालन पोषण में यूज करिएगा. तो एक सब्सिडरी कंपनी को मैंने अपना ट्रस्टी बनाया है विश्वास करके उन पर. तो सब्सिडरी कंपनी इज होल्डिंग द शेयर्स एज अ ट्रस्टी. Subsidiary company is holding the shares as the legal representative of a deceased member of the holding company. तो ये वाले दो केसेस में वोटिंग राइट्स भी होते हैं, पर थर्ड वाले में वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं. तो इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. स्टार्ट रीडिंग. वेरी गुड क्वेश्चन वाज आस्क्ड. फुल पेज करो. और इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था कि जो पहले से होल्डिंग है वो कंटिन्यू रहेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, और कहां वोटिंग राइट्स हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है, एंड क्या होल्डिंग कंपनी फर्दर शेयर्स अलॉट कर सकती है सब्सिडरी को. लोग क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए. कई लोग तो बोले अच्छा ये अलॉटमेंट चैप्टर का अलॉट वर्ड आ रहा है. ये समझना था कि मैं आपको अलॉट करूंगा, मैं होल्डिंग कंपनी हूं, सब्सिडरी को अगर अलॉट करूंगा तो वे मेंबर बन जाएंगे, और वैसे तो नॉर्मली हम लोग पढ़े थे मेंबर बनना अलाउड नहीं है, 3 एक्सेप्शंस है. तो क्वेश्चन को कई बार घुमा भी दिया जाता है. तो दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम. और मजेदार बात क्या था, फुल पेज करो. इस क्वेश्चन में, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू रीड टुगेदर, जब मैंने क्लास में करवाया था. इस क्वेश्चन में होल्डिंग एंड सब्सिडरी वर्ड यूज नहीं किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न दे दिए केस स्टडी में. तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को असेस करके आपको पता लगाना था कि एक होल्डिंग है, एक सब्सिडरी है. स्टार्ट रीडिंग. आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टाइम. पढ़ना शुरू करिए. और यूजुअली H इज होल्डिंग एंड S इज सब्सिडरी, पर पेपर उल्टा भी हो सकता है. सब्सिडरी कंपनी को वो होल्ड H बना, S को वो होल्डिंग भी बना सकते हैं. सो रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. तो ये इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना. एक बार मैं पॉज कर रहा हूं अगर आपके बुक में नहीं है तो. सर मेरे पास ये वाली बुक नहीं, अब मैं क्या करूं, कोई टेंशन नहीं है, मैंने ईमेल भी कर रखा है इस टाइप के नए एडिटेड बुक्स सबको. एक पुराने 4 टर्म्स को मैंने भेज रखा था. ईमेल्स आप लोग चेक ही नहीं करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप चेक करते हैं या FB पर क्या कमेंट आया है. फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इस पेज का भी ले लो. बाद में आप पढ़ लेना, मैंने सारा समझा दिया. सब्सिडरी के पास यहां कई प्रकार के होल्डिंग थे. कुछ होल्डिंग पहले से थी, कुछ एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाले होल्डिंग में वोटिंग राइट्स होगा, और जो पहले से था उस पर वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज नहीं होगा. ओके, वेरी गुड. सो ये टॉपिक बहुत इजी है. द नेक्स्ट वन, कंपनी को नोटिस कैसे दिया जाएगा, ROC को नोटिस कैसे दिया जाएगा, शेयर होल्डर को नोटिस कैसे दिया जाएगा. बहुत कंफ्यूजिंग है. यानी अगर आप कंपनी को नोटिस देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर दोगे, और ये तरीके से दोगे. ठीक है. ROC को देना चाहते हो तो उनके ऑफिस पर ये तरीके से दोगे. और अगर आप मेंबर को नोटिस देना चाहते हो तो उनके ऑफिस या एड्रेस पर दोगे. और किसी मेंबर ने अगर अलग से पैसा दिया हो कि मेरे को स्पीड पोस्ट से ही आना चाहिए, तब आएगा अगर पैसा एडवांस में जमा दिया. अंडरस्टूड एवरीवन. सर्विस ऑन द मेंबर अलग चीज है, सर्विस ऑन द कंपनी अलग है. ऑन द कंपनी में ये सारे मोड्स अवेलेबल हैं. सर आर्टिकल्स अगर बोल दे कि हमें फैक्स से ही चिट्ठी मिलनी चाहिए, नहीं बोल सकता. कंपनीज एक्ट में ऐसी लाइन लिखी हुई नहीं है दैट आर्टिकल्स कैन प्रोवाइड फॉर अदर मोड.
तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, फुल पेज करो बच्चे, पढ़ लेंगे एक बार। आंसर भी बहुत शाइन कर रहा है एकदम आराम से, देखो प्लीज। स्टार्ट रीडिंग जब तक। यस, ओनली थ्रू फैक्ट्स, ये बात गलत है, पर आप यस या नो से आंसर नहीं लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन द कंपनी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स and articles cannot go beyond Companies Act by curtailing the modes available. So therefore, this clause of article is a wrong clause and refusal by the company is invalid, and they have to compensate Mr. Ramesh. ओके सर, सेक्शन नंबर याद नहीं हो कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह साइनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के बिहाफ में केएमपी कर सकता है या एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय। रॉन्ग आंसर। सिर्फ ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड। ओके सर, मैं मिस कर रहा था, मैं तो ऑफिसर एम्प्लॉय लिख देता, पर अब आप याद रहेगा ये चीज। बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट कौन कर सकता है, ये सब सिंपल पॉइंट्स थे। कॉमन सील वैसे तो ऑप्शनल होता है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं अगर कॉमन सील आपके यहां है तो शेयर सर्टिफिकेट पर फिर कॉमन सील लगाना कंपलसरी हो जाता है। सर आप ऑप्शनल बोले थे ना, कॉमन सील रखना ऑप्शनल है, बट इफ द कंपनी हैज अ कॉमन सील दे हैव टू अफिक्स ऑन डॉक्यूमेंट्स लाइक शेयर सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, यहां से एक एमसीक्यू या केस स्टडी आ सकता है। लोग क्या सोचते हैं पता है, शेयर इशू करने का तरीका है पब्लिक इशू, राइट्स इशू। पब्लिक कंपनी के लिए दो और तरीके हैं, बोनस इशू। बोनस इशू, शेयर्स तो इशू होते हैं ना, फंड्स रेज नहीं होता है, पर बोनस इशू भी शेयर इशू करने का तरीका है। एंड पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का इस्तेमाल भी कर सकती है, जो सेक्शन 42 में आप पढ़ेंगे। लोगों को लग रहा है हाउ इज दिस पॉसिबल सर, प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट कंपनी के लिए होता है, नाम पर मत जाओ, ये मैंने क्लास में बताया था। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों रूट्स के लिए अवेलेबल है। ऊपर से पब्लिक कंपनी कैन इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शंस आल्सो, यानी सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज मे इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शंस आल्सो। रिमेंबर दिस लाइन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 24, लिस्टेड कंपनी में ये टाइप के मैटर्स सेबी एडमिनिस्टर करेगा, अनलिस्टेड कंपनी में ये वाले मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगा। एमसीक्यू में याद रखिएगा। एंड सेक्शन 25 प्रोस्पेक्टस चैप्टर के रिवीजन में आप देखेंगे, वहां पर मैंने डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट करवा दिया था। सो दिस कंप्लीट्स अ स्मॉल टॉपिक सेक्शन 19 to 25। और ये जो वॉल्यूम 1 बुक है, एक बात फिर से बोल दूं, नजर डालिएगा एक बार इंडेक्स में। अगर किसी की इंडेक्स इस टाइप की है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, दैट चैप्टर नंबर 30, ये अपने आप पढ़ने का चैप्टर है, क्योंकि इसमें सारे सिलेबस का समरी बना हुआ है। 28 भी अपने आप पढ़ने का चैप्टर है। 29 ऑलरेडी आपके पेन ड्राइव में एडेड है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब वो नॉलेज के लिए है। 28, 29, 30। 26 इज ऑल्सो फॉर नॉलेज, उससे खास बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, लिख लीजिएगा ये लास्ट के 4, अगर जो लोग जूम सेशन अटेंड नहीं किए थे। 24 इज ऑल्सो सेल्फ, आई एम सॉरी 24 इज ऑल्सो सेल्फ रीडिंग चैप्टर, मतलब कि वो जनरल मीटिंग के क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। डॉक्ट्रिन्स वाज डन इन फाउंडेशन, हम लोग फिर से करेंगे, तो मतलब कुछ नया नहीं है। 24 से 30 में कुछ नया या इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो फॉर्म्स, वो किंजल अजमेरा जो बनाई थी वो वाले फॉर्म्स एंड टाइमलाइंस है। 29 इज नॉलेज, 28 इज सेल्फ, 27 बैच में होगा,
पैराग्राफ है एक छोटा सा। 26 इज फॉर नॉलेज, वो भी पढ़ाया जाता है पर मैं लिखवा रहा हूं, मतलब 25 से 30 जो है ये बहुत इजी पोर्शन है, बिकॉज इन कैलकाटा एक्सेप्ट शायद चैप्टर नंबर 17 के एंड एक और शायद ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। ये आने वाले क्लासेस में आ जाएगा, लिख लीजिएगा, फुल पेज कर दो एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टॉप दिस। और संडे से कैलकाटा में एक नई बुक शुरू हो रही है, तो ट्राई टू कम लाइव, या एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, कौन कौन लाइव एट होम भी वॉल्यूम 1 करना चाहते हैं कैलकाटा में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, जिन लोग के एक दूसरी बुक ऑलरेडी है। Hello everyone, this is a small revision based on the chapter prospectus. तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर प्रोस्पेक्टस चैप्टर थोड़ा ड्राई चैप्टर लगता है, तो सर इस पे एक रिवीजन बन जाता, तो वापस हम लोग रिवाइज कर लेंगे सब कुछ। तो चलिए ओपन योर बुक्स, आप बुक्स खोल लीजिए। और अगर मैं 4-5 मेन चीजें बोलूं, ऐसे तो प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं होता है, वी हैव टू डू एवरीथिंग, बट स्टिल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू these 5-6 points in the prospectus chapter should not be missed, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर 4, 5, 6, 7। तो ये 7 टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चंस एग्जाम में घूमते हैं, पूछे जाते हैं। मैं आज बहुत सारे एमसीक्यूज थ्रो करूंगा आपके ऊपर पूछते वक्त क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कौन कितना पानी में है और किसको कितना आता है। वीडियो बंद मत करना, अपने नॉलेज को पहले असेस करो कि आपको कितना कुछ याद है। चलिए एमसीक्यू, shelf prospectus is valid for dash months/years। कितने महीनों तक शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी पीरियड रहती है? दैट वंस यू फाइल द शेल्फ प्रोस्पेक्टस एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिक इशू, then for coming dash period you don't have to file prospectus again and again, but you have to file only dash। दोनों डैश को भरिए। So shelf prospectus is valid for how many dash? सोचो, shelf prospectus is valid for how many dash? कोशिश करके मुझे स्कोर बताना वीडियो देखने के बाद कि सर मेरे ऑलमोस्ट सारे राइट हुए थे। It is valid for 1 year from the opening of the first public offer, and whenever you come out with the next offer, उस next offer आने के समय 1 month prior to that subsequent offer you have to file information memorandum which talks about the changes in the financial position, the new charges created। इन चीजों के बारे में वहां पर फिर इंफॉर्मेशन जाता है। सर ये कहां लिखा हुआ है, आप कहां से पढ़ा दिए इतना कुछ? ये आपके क्लास में ही हुआ था और आप भूल गए। लुक हियर, कहां गया आप? यस, सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 year is from the first offer। आज ही आपने पढ़ा है या रिसेंटली रिवाइज किया होगा? यस सर, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफर लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार जब वो 2 marks के क्वेश्चंस आते हैं आपसे 1 line फॉर 1 year आप नहीं लिख सकते। कब से? ओके, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, एंड यू डोंट हैव टू फाइल प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड। आपको वापस प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करना है, बट जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस आपको एक फॉर्म है पास 2 बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये नंबर याद करना जरूरी नहीं है। ये पास नाम क्यों पड़ा? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स बोलकर था। और ये फाइल करने का टाइम क्या है? विद इन 1 month प्रायर टू द इश्यू ऑफ अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। सर 2 MCQs मैंने यहां पर अभी टच किए। ओके, माय नेक्स्ट MCQ या 1-liner क्वेश्चंस फॉर दिस ड्राई चैप्टर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शब्द यूज कर रहा हूं मैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड, मैंने बोला, बट इट डज नॉट हैव कंप्लीट डिटेल्स अबाउट डैश। क्या चीज की कंप्लीट डिटेल्स यहां नहीं होती है? याद करके बताइए, क्या चीज की? याद आ गया? प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज,
या क्वांटम की कई बार डिटेल एग्जैक्ट नहीं रहती है। इशू साइज ऑफ कोर्स सपोज रहता है, बट ये नहीं रहता है। इसमें 2-3 बारीकियां मैंने बताई थी आपको कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था, दैट इट इज अ टेक्निक टू डिटरमिन द प्राइस इन द केस ऑफ पब्लिक ऑफर। और यहां पर इस प्राइस बैंड के अंदर बिडिंग चलती है। इसमें एक फ्लोर प्राइस होता है, एक अपर प्राइस होता है, विच कैन बी मैक्सिमम 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस। आप देखिए 400 से 480 भी है, 400 से 440 भी है। हमेशा 480 अपर रेंज वो जरूरी नहीं है। तो बिडिंग में रिस्पॉन्स देखते हुए हो सकता है हाईएस्ट प्राइस ही आ जाए, हो सकता है कम आए थोड़ा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बिडिंग रिस्पॉन्स द ऑप्टिमम प्राइस इज फिक्स्ड। सो इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड बुक बिल्डिंग, तो याद रखिएगा इट इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द प्राइस इन द केस ऑफ पब्लिक इश्यूज। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात कर रहे थे, वहां मैंने पहले ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिया था कि व्हाई एग्जैक्ट प्राइस इज नॉट रिटन इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शुरू से। नाउ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हम लोग 2-3 चीजें देखे थे, दैट आरओसी को, सेबी को तो आप जमा देते हैं, पर आरओसी को एटलीस्ट डैश डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर, सॉरी एटलीस्ट 3 डेज, आंसर दे दिया मैंने, एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू आप आरओसी को भी फाइल कर देंगे। और याद रखना कि जो ऑब्लिगेशंस प्रोस्पेक्टस में होते हैं, डिस्क्लोजर्स और के बाकी चीजों के, वो यहां भी है। एंड मेनी थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड, वो सारे ऑब्लिगेशंस, वेरिएशन अगर आप करते हैं बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ बातें थी और प्रोस्पेक्टस में कुछ और बातें हैं, दैट विल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशंस इन द प्रोस्पेक्टस। These were easy stuffs. तो ये MCQs आपने देखा। Now what do you mean by abridged prospectus? Abridged prospectus. सर आज बहुत टाइप के बार बार prospectus नाम आ रहे थे। Abridged prospectus is circulated with dash application form के साथ ये circulate होता है, हम लोगों ने देखा था। और इसी क्लास में हम लोगों ने एक सेक्शन नंबर 25 भी देखा था, डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलकर, कि वैसे कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कुछ है, बिकॉज ऐसा आजकल कोई कर नहीं सकता है, सेबी हैज बिकम सो स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्ट। बट स्टिल यहां पे हमने देखा था कि कौन कौन से केसेस में माना जाता है कि आपने किसी को दिया एंड फिर वो इनडायरेक्टली पब्लिक से ही लेके आ रहा है। अगर आप किसी को अलॉट करते हैं शेयर्स और आपके अलॉटमेंट करने के विद इन 6 मंथ्स वो जनरल पब्लिक को आपके सारे सिक्योरिटीज दे रहा है, दैट कैन बी वन केस। या आप, और एक ऑप्शन, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाता है। तो और एक ऑप्शन क्या है कि आप जब उसको दिए कि नहीं मेरा पब्लिक इशू नहीं है, मैंने तो एक जन को दिया, और वो एक जन ने आपको पूरा कंसिडरेशन अभी नहीं दिया है, वो तो क्योंकि लोगों से मोबिलाइज करेगा फंड्स फिर आपको देगा। When the whole consideration is not received at the date when the offer is made, that is again a case of deemed public offer, क्योंकि वो पब्लिक को ही इनडायरेक्टली देगा और फिर पैसा कलेक्ट करके आपको पास ऑन करेगा फंड्स। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस वाले में भी सारे ऑब्लिगेशंस, सारे लाइबिलिटीज सेम टू सेम अप्लाई करते हैं। ये एमसीक्यू में बहुत आता है कि डीम्ड पब्लिक ऑफर कब माना जाता है, व्हेन यू अलॉट टू समवन एंड दैट पर्सन ऑफर्स टू समवन, not someone, offers to the general public within dash months, within 6 months. Okay. तो बहुत टाइप के प्रोस्पेक्टस हम लोग देखने रहे थे, डीम प्रोस्पेक्टस, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सो ऑल 4 टारगेटेड। ओके, आज के क्लास में हमने क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी के रिवीजन को भी देखना है। सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस में गोल्डन रूल होता है फॉर क्लेमिंग एनी लाइबिलिटी, फॉर क्लेमिंग एनी कंपनसेशन और रिलीफ, where a person has purchased the securities of the company on the basis of the material facts reflected in the statement of prospectus or due to some omissions of any material fact he has invested. Had he if he would have known about those omissions, he wouldn't have invested in the prospectus, in the company's securities. So that in that case an investor can claim compensation. Matlab, if an investor buys the securities from the stock exchange, he cannot claim any compensation or relief. तो civil liability and criminal liability, लोग क्या करते हैं criminal liability में, yeah he will be jailed, no, language देखना, पर statement सजा के लिखना, और हमेशा 2 questions दोनों टाइप के liability में मन में पूछना, who is liable and how can he escape the liability। अगर मैं criminal liability की बात करता हूं तो एवरी पर्सन, सुनिएगा रिवीजन में वर्ड ध्यान से, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस
ओके, विल बी लायबल अंडर 447. ये लाइंस मुझे चाहिए, मुझे नहीं, एग्जामिनर को भी चाहिए. एंड how to escape? The person authorizing the issue, usually directors and promoters, they can escape the criminal liability if he proves that the statement was immaterial. Language match karo. If he proves, yeah, or second point, he had reasonable grounds to believe, and he believed up to the time of issue of prospectus that the statement was true. Did you get these words? If he proves that the statement is immaterial, language chahiye. If the statement is immaterial, if he proves and he had reasonable grounds to believe, तो आप घर पे हैं, दूर पे हैं, पर इस रिवीजन क्लास के दौरान जो क्वेरीज मेरे पास आए, मैंने इन क्वेश्चंस को उस आधार पर फ्रेम किया है, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए. अब 447 को याद करने का तरीका मैंने बताया, क्योंकि ये संगीन जुर्म है. एक तो ऐसे याद किया कि 420 नहीं, वो लोग 420 से 27 कदम आगे, 420 से प्लस 27, 447. फाइन भी होगा, पेनल्टी मत यूज करना, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट भी होगा. पहले इतना याद कर लो, क्योंकि संगीन जुर्म है. फिगर फिर ऐसे याद होता है, मिनिमम फाइन 6 मंथ्स, कभी कभी 3 years व्हेन द फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा हमने लिखा था. मिनिमम फाइन 6 months, मैक्सिमम 10 years एंड सॉरी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 months, मैक्सिमम 10 years. 6 months की जगह कभी कभी 3 years हो जाता है. एंड फाइन के जो धनराशि की बात है, X, the amount involved in the fraud, suppose X है, तो maximum can be 3x. And अगर fraud छोटा मोटा amount का है, जो नीचे हमने देखे थे, less than 10 lakhs or 1% of the turnover, whichever is lower, इनसे अगर fraud का amount कम है and it does not involve public interest, तो ऐसे situations में आपके fraud minimum, it is fraud का जो maximum amount है, sorry, that is 50 lakhs only. और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट भी वहां पर फिर 5 years हो जाता है. तो आइए, क्रिमिनल लाइबिलिटी वापस हो गया, फाइन भी है एंड इम्प्रिजनमेंट भी. अगर 447 पूरा याद नहीं रहे, द प्रिस्क्राइब्ड फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट तो लिख ही देना, कि दोनों लग रहा है. पेनल्टी मत लिखना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा. पेनल्टी छोटे मोटे गुनाहों के लिए होता है, आरओसी के ऑफिसर्स लगाते हैं, फाइन कोर्ट्स लगाता है. सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी में हु इज लायबल? कंपनी को भी कंपनसेशन देना पड़ता है, एंड डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एवरी अदर पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इशू. एक्सपर्ट्स, सर एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? इंजीनियर्स, वैल्यूअर्स, एक्चुअरीज जो प्रोजेक्ट में शामिल हैं. और एक्सपर्ट की लाइबिलिटी से उनके स्टेटमेंट के लिए होती है, जो उनके मिसस्टेटमेंट में, उनके रिपोर्ट्स में मिसस्टेटमेंट अगर पाया जाए तो. ना क्या ये लोग मॉनेटरी कंपनसेशन देने से बच सकते हैं? पॉइंट 1, directors said that he gave the consent to the issue of prospectus, but before the issue he withdrew his consent and it was issued without my consent. Secondly, director said, I never gave the consent. I came to know that my name was used as a consent to the prospectus. I gave a public notice immediately that I am not involved. तब वो बच जाएगा. या थर्ड वन, जो लोग लिख नहीं पाते हैं, ये पहले दो, ये देखो लैंग्वेज मैंने बहुत ध्यान से आपको पढ़ाया था. Third one, a statement was given on the basis of the expert's report who gave his consent and has not withdrawn his consent. Okay, expert के रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टर ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, and director himself had reasonable grounds to believe that the statement is true. एक्सपर्ट सपोज एक इंजीनियर था, उसने लिखा कि इतने टन्स ऑफ माल हर साल बनेंगे, तो मैंने भी कुछ छानबीन की, मेरे पास भी कुछ फैक्ट्स है, हाँ दिखा रहा था इतने बनेंगे. बाद में पता चला उस मशीन में ऐसा सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट ही नहीं करेगा कि इतना बड़ा प्रोडक्शन निकल सके. तो मैं नहीं फंसूंगा इस स्टेटमेंट के लिए, बिकॉज आई गेव ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट हु गेव हिज कंसेंट, हु हैज नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड आई मतलब डायरेक्टर हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव. तो ये अगर सजा के आप लिखते हो, प्लीज प्रैक्टिस करना, तो मार्क्स मिलेंगे. इस पे मैंने कई क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको. फिर 36, 37, 38 में छोटे छोटे पनिशमेंट्स और ये सब 447 के अंश फिर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अगर आप फिक्टिशियस नेम में अप्लाई करते हैं या कोई किसी को इंड्यूस करता है फ्रॉडुलेंटली, आओ कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाओ, तो ये सब के लिए क्या होगा लिखा हुआ था. ओके, कई केस स्टडीज हम लोगों ने यहां पर किए थे, जो आपको अभी दिख भी रहा होगा. दिस वन वॉज अ गुड केस स्टडी, वेरी फेमस वन, बट इसमें एक राइटिंग की प्रॉब्लम है. फर्स्ट स्टेट
द लॉ, दैट इज द गोल्डन रूल जो होता है ना मिस स्टेटमेंट के केस में, any person who invests in the securities of the company on the basis of the statement or material fact mentioned in the prospectus, which later on it is found that it is untrue, he can claim compensation. पूरा ये सब सजा के लिखना चाहिए था, yes या no, ये hints है सिर्फ, ये वो स्टॉक एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है. फुल पेज करते हैं अभी. And I also liked question number 5 was a very good case कि expert के statement में कुछ गलती था, director बचना चाहता है. Question number 6 is point number C. And rest questions were very simple. एक और एक था कि prospectus जब हम issue करते हैं, just a minute, prospectus जब हम issue करते हैं ऐसे situation में reports on financial information भी हमें डालना पड़ता है. Okay. Reports on फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सेबी स्पेसिफाई करे, ये भी हम लोगों को डालना पड़ता है, याद रखिएगा. एंड रेस्ट वर डायरेक्ट वंस, नॉट मच मैटर ऑफ टेंशन. फर्स्ट स्टेट द लॉ, दैट इज गोल्डन रूल, जैसा मैंने बताया आपको. ये 35, 36 नंबर्स याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट ट्राई टू रिटेन, स्पेशली 34 एंड 35. Now, पब्लिक ऑफर इन डीमैट फॉर्म, अगर कोई कंपनी इशू लेकर आएगी तो वो इशू डीमैट फॉर्म में ही आना चाहिए. ये पब्लिक इशू डीमैट फॉर्म में ही आना चाहिए. रिमेंबर दिस, एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर, इट हैज टू बी कंपल्सरली इशूड ओनली इन डीमैट फॉर्म. रिमेंबर दिस. पर अभी भी सर शेयर्स तो प्राइवेट कंपनी के फिजिकल फॉर्म में होते हैं. इवन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो अभी अपना ट्रांसफर करने का नहीं सोच रही है, वो भी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखी, उनके इन्वेस्टर्स भी डीमैट फॉर्म की जगह फिजिकल फॉर्म में. ये सब हम लोग ट्रांसफर वाले चैप्टर में पैसिव समझने के समय पढ़ेंगे. लोगों को लग रहा है सारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के सारे शेयर्स अब डीमैट में हो गए, वो भी आधा ज्ञान है. यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटेल्ड पॉइंट्स इन द रूल्स. जब हम लोग पैसिव वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस में या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई वेरिएशन करना चाहे, स्टार्ट रीडिंग, आई विल बी बैक, तो क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. Okay, so what do we see here? That variation in the terms of contract या objects for which the prospectus is issued, ऐसे situation में अगर change लाते हैं हम, जिस पर्पस के लिए हमने प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट किया था और अब हम जो यूज कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में ये 4 बातें हमें ध्यान में रखना है. SR by postal ballot, notice in 2 newspapers, notice on website, and you have to give the reasons कि आप ये changes क्यों ला रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स में. एंड जो शेयर होल्डर्स हाँ नहीं बोले थे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स थे, दे मस्ट बी गिवन एग्जिट ऑफर बाय प्रमोटर्स एज एट एग्जिट प्राइस. रिमेंबर दिस, ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं और ये एग्जिट प्राइस से भी डिटरमिन करेगा, ये भी याद रखिएगा. ओके, नाउ छोटी छोटी बातें हम देख रहे थे. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस चैप्टर ओवर. नाउ अनदर थिंग, ये वाला स्टेप 4 लोग भूल जाते हैं. ये एग्जिट प्राइस ऐसे नहीं कि बस कुछ भी प्राइस दे देंगे. सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार ये एग्जिट प्राइस प्रमोटर्स उन शेयर होल्डर्स को देते हैं जिन्होंने हाँ नहीं बोला था. इफ दे वांट टू एग्जिट द कंपनी, वी विल गिव द ऑफर फ्रॉम आवर साइड. इफ दे वांट, दे कैन एग्जिट. नाउ ऑफर ऑफ सेल में क्या हो रहा है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स कंपनी को सौंपते हैं, कंपनी फिर पब्लिक को देता है. तो नंबर ऑफ शेयर्स डू नॉट चेंज. तो ये हम लोग क्लास में पढ़े थे. इसमें एक एमसीक्यू आता है कि यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट दरकार नहीं होता. दिस इज अ वेरी फेमस एमसीक्यू. नॉर्मली पब्लिक इशू में आप आने वाले क्लासेस में मेरे से पढ़ोगे कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितना % पब्लिक से आपको आ जाए, पर यहां पर यह जरूरी नहीं है. उसके अलावा हमने इसी क्लास में मैटर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देख लिए थे, रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर दिस. एक एमसीक्यू आता है कि प्रोस्पेक्टस में जो मैटर्स रहेंगे वो कंपनीज एक्ट के अनुसार होंगे या सेबी के अनुसार होंगे. दोनों के अनुसार है. तो लोग चॉइस में सिर्फ कंपनीज एक्ट टिक करके आ जाते हैं. तो रिमेंबर, बी केयरफुल. तो दिस कंप्लीट्स आवर स्मॉल डिस्कशन ऑन द टॉपिक कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. और अब आगे हम
और इस टाइप के सीरीज को लाते रहेंगे एंड विल बी डूइंग. थैंक यू सो मच. Which is called as transfer and transmission. Yes, आपके कंपनी लॉ का एक पोर्शन है. तो बहुत स्मार्टली 15 मिनट में इस चैप्टर के सारे बारीकियों को हम देख लेंगे, समेट लेंगे. सबसे पहले अगर आपको याद हो, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. प्रोहिबिट नहीं बोला मैंने. प्रोहिबिट का मतलब तो आप कभी ट्रांसफर कर ही नहीं सकते शेयर्स किसी को. I told restrict. Example, आर्टिकल्स में कई बार ऐसा क्लॉज लिखा हुआ होता है, प्राइवेट कंपनी में होता है लिखा हुआ, that before transferring shares to outsiders, the shares must be first offered to persons within the company. तो ये valid restriction है, ये allowed restriction है. Okay. सर पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स के द्वारा ऐसे रेस्ट्रिक्शन ला सकती है क्या? नहीं ला सकती. पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. बट सेक्शन 58 में एक बात हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी में कई बार शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एंटर होता है दो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के बीच का. मैंने एक एग्जांपल दिया था कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स एंड प्रमोटर्स के बीच में एक अग्रीमेंट है. शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में अगर शेयर ट्रांसफर को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है और लिखित में हुआ है वो रेस्ट्रिक्शंस, तो वैसे रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक कंपनी में लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं. तो ये बहुत लोग रॉन्ग करके आते हैं क्योंकि वो बचपन से बस यही सीखकर बड़े हुए हैं, पब्लिक कंपनी में नो रोक टोक, पब्लिक कंपनी में नो रेस्ट्रिक्शन. बट जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो सेक्शन 58 में एक ऐसा अंश दिखाई देता है हमें दैट पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट जब होता है और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में जब इस टाइप के क्लॉजेस होते हैं, मैंने कहां दिखाया था आपको, आई विल शो इट टू यू. Yes, I'll show it to you. देखो ये एग्जाम्पल, if promoters sell their shares to outsider, ऐसा लाइन लिखा रहता है, then private equity investors will also have the right to sell the shares at the same price, otherwise promoters cannot transfer. Okay, when private equity players they leave, they will even drag promoters along with them. तो पहले वाले को पॉपुलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं टैग अलोंग राइट्स, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्रैग अलोंग राइट्स. तो हमने ये चीज ऑलरेडी देखी थी. ओके सर. नाउ व्हाट एल्स, इफ यू सी द नेक्स्ट वन, कि आप प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर्स जब होते हैं, शेयर ट्रांसफर्स, तो प्राइवेट कंपनी में आज भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होता है. ये पता है ना आपको, उस पर मैं आऊंगा अभी डिटेल्स में. प्राइवेट कंपनी में जब आप अपनी शेयर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जमा देना पड़ता है, शेयर सर्टिफिकेट जमा देना पड़ता है. तो प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है अपने आर्टिकल्स के आधार पर. तो फर्ज है दैट नोटिस ऑफ रिफ्यूजल बाय प्राइवेट कंपनी शुड बी गिवन टू बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी विद इन 30 days ऑफ they have received the instrument of transfer from the party. तो ये एमसीक्यू में आया हुआ है कि कितने दिन के अंदर आपको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल दे देना चाहिए. अब एक बात बताओ, बेचारा शेयर होल्डर अगर उसे लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, वो क्या अपील कर सकता है? लुक हियर, अपील कर सकता है शेयर होल्डर. शेयर होल्डर कैन अपील टू एनसीएलटी. शेयर होल्डर कैन अपील टू एनसीएलटी. स्क्रीन दिख रहे होंगे. अपील के टाइम्स देखिए, within 30 days of receiving the notice of refusal. और कई बार प्राइवेट कंपनी ना हाँ की खबर भेजी है ना की खबर भेजी है, वहां पे लैंग्वेज है within 60 days of depositing the application for transfer. ओके सर, ये नीचे क्या है? पब्लिक कंपनी का फिगर भी दिया हुआ है. पब्लिक कंपनी में अगर रिफ्यूजल हो जाए तो अग्रीव्ड शेयर होल्डर, दैट इज द ट्रांसफरी, कैन अपील टू एनसीएलटी. एनसीएलटी याद रखिएगा, अपील जो हो रहा है वो एनसीएलटी को हो रहा है. तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत फेमस चार्ट है और केस स्टडीज भी इन पे आते हैं. और यहां पर अगर कुछ हाँ या ना की खबर नहीं आती है, देन विद इन 90 days यू कैन अपील. सर ये हम लोग पढ़े थे क्या? यस, वी हैव डन दिस. आई विल शो इट टू यू. आई विल शो इट टू यू. सेक्शन 58 के लैंग्वेज को हम लोग अंदर से भी पढ़े थे. नोटिस ऑफ रिफ्यूजल तो दोनों पार्टीज को जाता है, बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. ओके,
ट्रांसफरी में अपील टू एनसीएलटी, यानी हु इज अपीलिंग टू एनसीएलटी, हमने ये भी देखा ट्रांसफरी में अपील टू एनसीएलटी विद इन सो एंड सो टाइम। उसके बाद पब्लिक कंपनी अगर विदाउट सफिशिएंट कॉज रिफ्यूज कर देता है टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज within 30 days from the date on which the instrument of this transfer is deposited, then the transferee may appeal। यानी आंसर्स में लोग who will appeal वो भी लाइन भूल जाते हैं। कई बार एमसीक्यू में आया हुआ, मैंने इंस्टीट्यूट की मैट में देखा है, both parties will appeal, no, the transferee appeals, याद रखिएगा। ओके सर एक बात बताइए, अब एनसीएलटी क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है जब ऐसे अपील्स आते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में भी, पब्लिक कंपनी के केस में भी? इट कैन डिसमिस द अपील, कि नहीं बेकार का अपील, आपका एप्लीकेशन अपील एप्लीकेशन है, डिसमिस कर सकता है। इट कैन ऑर्डर दैट द ट्रांसफर होना चाहिए, बात आपकी सही है, एंड फिर कंपनी को विद इन 10 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी दे शुड डू द ट्रांसफर्स। ओके, दे कैन ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन, नहीं भूल है, होना चाहिए था। They can ask the company to compensate the aggrieved party। तो ये 4 रेमेडीज हम लोगों को दिखता है, और अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं, देन व्हाट ऑर्डर्स, व्हाट पेनल्टी या फाइन जो भी लगता है। तो यही अपील बाय ट्राइब्यूनल में, डिसमिस द अपील, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन एंड कंपनी विल पे डैमेजेस टू अग्रीव्ड पार्टी। ये चारों पॉइंट्स दिख रहे हैं हम लोगों को? यस। उसके अलावा then we went to section 59, rectification of register of members। सर ये क्या होता है कि किसी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया है बिना मतलब का, जबकि वो इन्वेस्ट किया ही नहीं है, फर्स्ट ग्राउंड। किसी का नाम आना चाहिए था पर वो ओमिट हो गया विदाउट सफिशिएंट कॉज, दोनों एंगल कवर है। तो ऐसे सिचुएशन में अग्रीव्ड पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी और द कंपनी, तो एक नया चीज क्या देख रहे हैं इस रिवीजन में कि रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। फुल पेज करो, आप अपने बुक्स में भी ये 1 2 3 कर लो अगर क्लास के दौरान नहीं हुआ था। अग्रीव्ड पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी और द कंपनी इटसेल्फ में अपील टू एनसीएलटी फॉर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई अग्रीव्ड पार्टी तो करेगा ही। ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या था? Without sufficient cause your name is entered, मैंने तो खरीदा ही नहीं। Without sufficient cause your name is omitted। तो in such case the person aggrieved or any member of the company or the company they may appeal to NCLT। Okay, 1 2 3 सर ये कहां है? आपके बुक्स में भी था। और एक ग्राउंड होता है रेक्टिफिकेशन का, आप देखोगे कि जब ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, SCRA, SEBI और एनी अदर लॉ, तभी भी रेक्टिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। कहां लिखा हुआ है सर ये सब चीज? आई विल शो इट टू यू। दिस इज योर सेक्शन नंबर 59। और इस बार एप्लीकेशन कौन करेगा? जब द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन कॉन्ट्रावेंशन, दिस इज अनदर थर्ड केस ऑफ रेक्टिफिकेशन, लॉ के उल्लंघन में अगर ट्रांसफर हुआ है, एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय द डिपॉजिटरी, कंपनी, डीपी, सिक्योरिटी होल्डर और सेबी। कैन यू गेट दीज वर्ड्स? और यहां रेक्टिफिकेशन में भी जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं वो उसी टाइप के हैं, डिसमिस द अपील, डायरेक्ट द ट्रांसफर विद इन 10 days। बोलो, तो रेक्टिफिकेशन के आंसर्स को भी आप लिख पाएंगे। चेक इट आउट एवरीवन। सेक्शन 59 हम लोग कर रहे थे अभी। आई होप द सेक्शन नंबर्स आर नॉट वेरी पॉपुलर, इसलिए मैंने आपको याद करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया सेक्शन 59 में। और सेक्शन 59 का एक सबसेक्शन 5 होता था कि अगर रेक्टिफिकेशन के एनसीएलटी के ऑर्डर्स को पालन ना करो तो क्या होता है, ये पूरा हट गया। इट हैज बीन ओमिटेड आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो उतना कुछ पॉपुलर फिगर नहीं है, अगर होता मैं जरूर बोल देता। ओके, नाउ एक बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर में बार बार आया था, आई वुड लाइक एवरीवन टू रीड वंस विथ मी। लेआउट करो। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर आप वॉलंटरीली करते हैं, आपको बदले में कंसीडरेशन मिलता है। ट्रांसमिशन इज अ ट्रांसफर बट इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आप मर गए तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स मिल जाएंगे। तो ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। आप इंसॉल्वेंट हो गए तो शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपके जो ऑफिशियल रिसीवर है उसको मिल जाएगा। आप ल्यूनेटिक हो गए, पागल हो गए, तो आपके शेयर्स किसी और को मिलेंगे जो आपके घर वाले हैं। तो ट्रांसमिशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। अगर आप पढ़ रहे होंगे, नो स्टैम्प ड्यूटी, ये सब दिख रहा है पॉइंट्स हम लोग क्लास में पढ़े थे।
तो एक बार देखा हुआ होना चाहिए। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज, इसके ट्रू फॉल्स में करवाता हूं, बहुत लोग रॉन्ग करके आ जाते हैं। सुनो, a private company can by its articles of association restrict the transmission of shares. False. सर होता है ना, प्राइवेट कंपनी तो रेस्ट्रिक्ट करता है। आप ही बोल रहे थे आज प्रोहिबिट वर्ड अलाउड नहीं है। कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकता है? कोई भी कंपनी ट्रांसमिशन को रिफ्यूज नहीं कर सकता है। इफ द पेपर वर्क इज कंप्लीट, no one can refuse transmission because it is by operation of law. Even a private company अपने आर्टिकल्स में कोई ग्राउंड लिखकर ट्रांसमिशन को मना नहीं कर सकता है। सर एक बात बताइए, जब ट्रांसफर्स होते हैं, सेक्शन नंबर 56 में हम लोगों ने देखा था, फिजिकल शेयर ट्रांसफर की अगर मैं बातें करूं, मुझे क्या जमा देना पड़ता है साथ में? SH4 प्लस शेयर सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। लैंग्वेज दिख रहा है आपको? द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन फॉर्म SH4, मेरे संग याद कर लो, ड्यूली स्टैम्प्ड, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दोनों की साइंस होंगे इसमें। तो थोड़ा लर्न कर लेना फिजिकल शेयर ट्रांसफर्स में, बिकॉज पब्लिक कंपनीज में अगर ट्रांसफर्स होता है तो वो डीमैट फॉर्म में होना पड़ता है। डीमैट मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो a proper instrument of transfer in SH4 duly stamped, dated and executed, थोड़ा learn कर लेना, by both transferor and transferee. Did you get it? And it has to be delivered to the company by either the transferor or the transfer. Delivery कोई भी दे देगा, signatures दोनों के, delivery कोई भी दे देगा, and ये दे देना चाहिए डिलीवरी कंपनी को within 60 days from execution. यानी जब भी आप एग्जीक्यूट करें उसके 60 दिन के अंदर आप कंपनी को ये शेयर ट्रांसफर के पेपर्स जमा दे दीजिए अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट। ओके, ये आरओसी को जमा नहीं हो रहा, रजिस्ट्री का काम तो कंपनी करेगा ना, इन हाउस काम है। और अगर ट्रांसमिशन का केस होता तो डेथ सर्टिफिकेट या कोर्ट्स ऑर्डर इज टू बी फाइल्ड विद द शेयर सर्टिफिकेट, विद द शेयर सर्टिफिकेट एंड SH4 के साथ। SH4, SH1, डेथ सर्टिफिकेट भी जाएगा, और अगर कोई वसीयत है तो वसीयत की कॉपी भी जाएगी अगर ट्रांसमिशन का केस है। इंटरेस्टिंग। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफर होता है तो ऐसे सिचुएशन में जब एप्लीकेशन ट्रांसफरर कर रहा होता है अलोन, तब ये सेक्शन पिक्चर में आता है। अगर ट्रांसफरी भी अप्लाई कर रहा है पार्टली पेड अप शेयर्स का, ट्रांसफरर भी, दोनों मिलकर अप्लाई कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रांसफरर सिर्फ अप्लाई कर रहा है पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में, मेरी बात सुनी आपने, अगर ट्रांसफरर अप्लाई कर रहा है पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में तो वो रजिस्टर नहीं होगा। पहले ट्रांसफरी को एक नो ऑब्जेक्शन, उससे हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि देखिए ये पार्टली पेड अप शेयर्स आपके नाम में रजिस्टर हो रहा है, आप देंगे ना बाकी चीज। तो ट्रांसफरी से नो ऑब्जेक्शन, एंड ट्रांसफरी को नो ऑब्जेक्शन देना पड़ता है विद इन 2 weeks फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। पर ये चीज कब पिक्चर में आएगा? व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन, then only this thing will come into picture, the no objection by the transferee, and they have to give the no objection within 14 days. मतलब 2 weeks लिखा हुआ, एक ही बात है। ओके सर, इतना कुछ होने लगा था? यस। सो सेक्शन 56, 58, 59, 57 एक सिंपल सा फाइन टाइप का कुछ था, पेनल्टी जो भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीधा सेक्शन 72 इससे रिलेटेड है, बिकॉज बीच के सेक्शंस वो राइट इशू, शेयर कैपिटल, वो वाले रिवीजन में हो गए थे। नाउ व्हाट इज दिस? पावर टू नॉमिनेट। अब देखिए डीमैट फॉर्म में इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो वहां तो ऑलरेडी नॉमिनी का नाम लिखा रहता है। लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स डीमैट अकाउंट रहता है, नॉमिनी का नाम लिखा रहता है। बट कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट दिया है कि नॉमिनी आपको अपना बनाना होगा। अब नॉमिनी के पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉमिनी के पास 2 ऑप्शंस हैं जो जिसके बिहाफ में वो नॉमिनी बनाए। अगर वो ओरिजिनल आदमी मर जाए, नॉमिनी हैज आइदर ऑफ द 2 ऑप्शंस। यू कैन आइदर बिकम अ मेंबर, आप मेंबर बन जाइए, या अपने शेयर्स ट्रांसफर करके निकल जाइए कंपनी से। ओके और जब तक आप मेंबर, इज इट फाइन? एंड जब तक आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, बीच में हैंग हो गया था, नॉमिनी के पास 2 ऑप्शंस है। आप या तो मेंबर बन जाइए या अपने शेयर ट्रांसफर करके निकल जाइए। ठीक है, जब तक वो नॉमिनी मेंबर नहीं बन जाता उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स, डिविडेंड, बोनस, राइट्स सब मिलेंगे,
बट उसको वो नहीं मिलेगा मतलब उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने वाला है सर। तो अगर वो नॉमिनी मेंबर बनना चाहता है तो रिटन नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा अपनी सिग्नेचर के साथ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड सिक्योरिटी होल्डर, शायद शेयर होल्डर हो या डिबेंचर होल्डर हो। एंड एक चीज जो अगर कोई का मिस हुआ है, मैं आपको यहां से पढ़ने में हेल्प करूंगा। कहां गया लाइंस? प्रोवाइडेड दैट, 0.5 में आ जाओ सब। 0.5 के प्रोवाइडेड दैट को पढ़ना है, फुल पेज करिएगा डीके जी। तो नॉमिनी के दोनों ऑप्शंस क्लियर हो गए। रिटन नोटिस जो सिग्नेचर भी होना चाहिए एंड डेथ सर्टिफिकेट के साथ, और वोटिंग राइट्स उसको नहीं मिलेंगे, हाँ, बट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट को पढ़ो। द बोर्ड में एट एनी टाइम गिव नोटिस टू द नॉमिनी दैट, आप आखिर क्या सोचे हैं? अगर बोर्ड की तरफ से नोटिस आया है तो याद रखना विद इन 90 डेज दे मस्ट रिप्लाई टू द बोर्ड। और अगर 90 डेज के अंदर आप रिप्लाई नहीं करेंगे ना तो बोर्ड आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रोक लेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये लाइन लिखो अभी का भी। इफ नॉमिनी, फुल पेज, डू नॉट रिप्लाई टू द बोर्ड विद इन 90 days, then if nominee do not reply to the board within 90 days, then even economic benefits will be withheld। जो हम लोग उस दिन पढ़े थे, economic benefits तो मिलता रहता है, but even economic benefits will be रोक लिया जाएगा। So this was a good catch। इस पर कोई केस स्टडी कभी फ्रेम हो सकता है, पढ़ के देखिए। इफ नॉमिनी, उसी का इजी वर्जन मैंने यहां लिखवा दिया आपको। इफ नॉमिनी डू नॉट रिप्लाई टू द बोर्ड विद इन 90 डेज, देन इवन इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी विथहेल्ड। तो आज कैलकाटा में एक जूम सेशन है अभी, मोस्ट प्रॉब्ली 9 o'clock से, एक बार ग्रुप चेक कर लो। एंड अब शायद ज्यादा क्वेरी बचेगा भी नहीं, बिकॉज ये आज मैंने फिर से इस पर कई क्वेश्चंस बना दिए, कई मतलब क्वेरीज रिजॉल्व कर दिया, क्वेश्चंस जो आए थे मेरे पास मैसेज में। ओके, वेरी गुड। लेआउट, तो ये सारी चीजें हमने इस पीपीटी में भी देखा था पावर टू नॉमिनेट में, कि आप या तो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं या आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप रजिस्टर करवा सकते थे या ट्रांसफर कर सकते थे। एंड अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो रिटन नोटिस जमा देंगे आप, साथ में सिग्नेचर भी होना चाहिए आपका, एंड व्हाट एल्स, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड विल बी आल्सो गिवन। काटा नहीं है, शेडिंग कर रहा था। ओके, बस होने वाला, एक सेकेंड। और 90 डेज के अंदर बोर्ड का रिप्लाई दीजिए, वरना बोर्ड आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रोक देगा कि आखिर तुमने क्या सोचा है। यू मस्ट रिप्लाई द बोर्ड टू द बोर्ड विद इन 90 डेज, एमसीक्यू में याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड। ये प्राइवेट कंपनी में जब शेयर ट्रांसफर होता है, हम ऑलरेडी कर चुके थे SH4 इंस्ट्रूमेंट के लिए प्लस शेयर सर्टिफिकेट, और ये कंपनी को जमा दे देना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विद इन 60 डेज फ्रॉम एग्जीक्यूशन। इस पर मैंने एमसीक्यूज देखे हैं कई बार, और ट्रांसमिशन वाले में ये विल की कॉपी भी आ रही है। पार्टली पेड अप में नो ऑब्जेक्शन टू द ट्रांसफर, ट्रांसफरी को नो ऑब्जेक्शन देना पड़ता है विद इन 2 weeks from the date of receipt of notice. Okay. Now there was a question on forged transfer, and जो आपको पढ़ना था, and this was a question where we were supposed to write time limit of delivering the share certificate, जहां आज भी है, कितने टाइम के अंदर आपके शेयर सर्टिफिकेट जमा हो जाने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली विद इन 2 months फ्रॉम अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट का केस है। अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय मिला था देन विद इन, अगेन ये शायद मिसप्रिंट है, चेक करते हैं। और शेयर ट्रांसफर के बाद आपको कब मिल जाना चाहिए था? विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट बाय द कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। Okay, debentures में it is 6 months from allotment in the case of allotment of debentures. तो MCQs were earlier asked on this type of time limits. आजकल कम आते हैं
क्या माइनर मेंबर बन सकता है? इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड गार्जियन अगर अप्लाई करे तो माइनर मेंबर बन सकता है. फुल्ली पेड अप एंड गार्जियन, ये दोनों पैरामीटर्स सेटिस्फाई होने चाहिए. और ये क्वेश्चन था, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी हमने मेन क्लास में सॉल्व किया था, जो बुक के पीछे से, जहां कंपनी ने ट्रांसफर भी नहीं किया, किसी की अर्जी आई थी एक पब्लिक कंपनी में, ना नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजा, तो कितने टाइम के अंदर कंपनी को रिप्लाई देना चाहिए था. पहले तो एक क्वेश्चन का पार्ट ये है. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या रेमेडीज अब ट्रांसफरी के पास है? तो आंसर हमने देखा था शॉर्ट में कि अगर मैं शॉर्ट हिंट्स दूं, वो अपील कर सकता है एनसीएलटी को, और एनसीएलटी हो सकता है ऑर्डर करवा दे. ये सब चीजों का जो हम लोग 4 केसेस पढ़े थे, ये उसके पास रेमेडी नजर में आता है. तो इफ आई शो यू दैट आंसर, प्रॉपर आंसर, कितने टाइम के अंदर कंपनी को जवाब देना चाहिए था? कहां गया? विच वॉज द क्वेश्चन विच वी If a public company without sufficient cause refuses to register the transfer within 30 days from the date on which the instrument of transfer is delivered, तब जाकर ट्रांसफरी में विदिन 60 days फ्रॉम रिफ्यूजल, और कई बार विदिन 90 days फ्रॉम रिफ्यूजल. फुल पेज करो. मैंने अलग इंक क्यों लगाया? बिकॉज स्टूडेंट्स अपील टू एनसीएलटी लिख देते हैं, दे फॉरगेट अबाउट द टाइम लिमिट्स, वो भी बताना चाहिए था. And a public company without sufficient cause refuses to register within 30 days. ये लैंग्वेज बहुत सारे लोग समझ के लिख नहीं पाते. So I want to emphasize कि इस तरह आपकी फ्रेमिंग होनी चाहिए. बाकी आप शुरुआत, बाकी आप अपील फिर भी बना लेंगे. शुरुआत जो है that is little tricky which students usually miss. तो हमेशा पहले एक्ट का प्रोविजंस, फिर प्रेजेंट केस एंड द फाइनल कंक्लूजन. तो I wanted everyone to note this way of writing the answers. Okay, very good. Last but not the least, PAS 6 क्या होता है? PAS 6 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. लेआउट रीडिंग्स शुरू करिए PAS 6 के बारे में. ये मैंने हिंदी में कुछ लिखा था. आज भी शेयर होल्डर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दे आर हैविंग देयर शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म. जब लोग ट्रांसफर करने का सोचेंगे तब डीमैट कराना पड़ता, पर आज भी कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं. स्टार्ट रीडिंग. Yes, layout. So आज भी shareholders of unlisted public company are having the shares in demat form. यहां क्या बोला गया? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को शेयर्स, सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में इशू करनी चाहिए. आने का हाई चांस है. ओके, नया इशू अब डीमैट फॉर्म में आएगा, और जो शेयर होल्डर ट्रांसफर करना चाहता है वो डीमैट में ही करेगा. तुम लोग सोच लिए, सर बोले थे ना आजकल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का आज भी ट्रांसफर फिजिकल फॉर्म में होता है. वो मैंने नहीं बोला. होल्ड वो कर सकते हैं, बट जब ट्रांसफर करने का सोचेंगे तब डीमैट फॉर्म में होगा. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक ISIN नंबर भी उनके हर सिक्योरिटी के लिए हासिल करना पड़ेगा. दे विल फैसिलिटेट डीमैट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. दिख रहा है आपको? IPO लाने के पहले उनको ये सब काम करना पड़ता है. ये हम लोग कर चुके हैं. इसमें मेन चीज क्या था कि अनलिस्टेड कंपनी को एक PAS 6 नाम का फॉर्म ROC को जमा देना पड़ता है साल में 2 बार, विद इन 60 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईच हाफ ईयर. सर इसका मतलब क्या है बताऊंगा. 2 बार जमा देना है, और इट हैज टू बी सर्टिफाइड आइदर बाय CA प्रैक्टिसिंग और अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. सर्टिफाइड वाली बात भी वापस से गौर डाल लो. सर इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, शो इट टू यू. इट इज ऑल्सो नोन एज, मैंने लिखवाया था, हाफ ईयरली रिकॉन्सिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म. इट इज ऑल्सो नोन एज हाफ ईयरली रिकॉन्सिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म. इसमें बेसिकली डिटेल्स अबाउट द कंपनीज इशूड शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, रीजंस फॉर डिफरेंस इन शेयर कैपिटल क्या है, क्या चेंजेस हुआ है शेयर कैपिटल में ड्यूरिंग द हाफ ईयर. दिस इज रिटन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो मैंने बोला था ये सब लोग गलती करते हैं.
2 बार फाइल करना है, तो अप्रैल से सितंबर का लोग 30 नवंबर लिख के आते हैं 60 दिन में, अक्टूबर में 31 डेज होता है, तो 29 नवंबर होगा, रिमेंबर। तो फुल पेज कर लो, क्योंकि ये रिवीजन था, मैंने झट झट सारे पॉइंट्स बोल दिए, मेन क्लास में हमने कल बहुत कुछ देखा था। चेक इट आउट, पॉज कर लीजिए अगर पहले कोई से ने मिस किया है इस राइटिंग को रिवीजन के दौरान, आप जब देख रहे हो पॉज करके वापस लिख लो। एंड कुछ कुछ केसेस में ये पास 6 का डिक्लेरेशन नहीं जाता है, जो लिस्ट मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी लेआउट। कौन कौन से केसेस में निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड 100% सब्सिडरी में पास 6 का ये डिक्लेरेशन नहीं जाता है, रिमेंबर। इज इट ओके? तो एग्जाम में अगर गवर्नमेंट कंपनी या ऐसी कोई कंपनी, आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और दिखाया जाएगा पास 6 नहीं जमा दे रहा है, उसके होल्डिंग पैटर्न्स को देखना, कौन उसमें कितना होल्डिंग करता है, एंड वो अगर किसी की होल्डली ओन सब्सिडरी है या गवर्नमेंट कंपनी बन गई है, तो उसको फिर पास 6 नहीं देना है। एक लास्ट क्वेश्चन लोगों का रिक्वेस्ट आता है, सर फोर्स ट्रांसफर के बारे में बता दीजिए। अच्छा, ये आंसर आपने राइटिंग पैटर्न देखा आज? सर और प्लेलिस्ट में इस टाइप के और रिवीजन क्लासेस डाले हुए हैं, तो यू मस्ट ऑब्जर्व, यू मस्ट वॉच इफ यू हैव मिस्ड इट। नाउ यहां पर क्या हुआ, सिग्नेचर जब कोई किसी का कॉपी करता है ना, ट्रांसफरर मेरे नाम से किसी ने शेयर मेरे ट्रांसफर कर दिए, तो ये नल एंड वॉइड ट्रांसफर माना जाता है। सर इन्वेस्टर तो इनोसेंट है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हमेशा रियल ओनर को उसके राइट्स वापस दे दिए जाएंगे। ओके, जैसे इस एग्जाम्पल को पढ़ो, 500 इक्विटी शेयर्स, फुल पेज, स्टार्ट रीडिंग। ये भी पुराने जमाने में लास्ट ईयर नवंबर 2009 में आया था। ये मेरे को इसलिए याद है बिकॉज दैट टाइम उत्तम प्रकाश अग्रवाल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, एंड बाय चांस आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस टू सेट द सोल्यूशन ऑफ CA नवंबर 2009 पेपर। पेपर नहीं बनाया मैंने, सोल्यूशंस उन लोग कोचिंग सेंटर से मंगवाते हैं, फिर उनमें से सिंक्रोनाइज करके एक सोल्यूशन तैयार होता है, ऑल्टरनेटिव आंसर्स को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर एक टीम होता है जो एक आंसर को फाइनलाइज करता है। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। 500 equity shares in XYZ Limited were acquired by Mr. B. By the signature of A, the transfer was forged. Mr. B, after getting the shares acquired, ऐसा नहीं है कि B चोर है, B after getting the shares registered in his name, वो कुछ बेच दिया C को on the basis of share certificate, और C जो है शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पर खरीदा है। तो देखो इस एग्जाम्पल में पहले तो आप ये समझो ओरिजिनल शेयर होल्डर कौन है, A, तो उसको तो उसके सारे अधिकार मिलेंगे, और जो शेयर सर्टिफिकेट के आधार पर किसी और पार्टी से खरीदा है, कंपनी उसको कंपनसेट करेगा, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का है, कंपनी ने बी के फेवर में अलॉट किया था, वो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था, तो कंपनी विल कंपनसेट इनोसेंट इन्वेस्टर सी। और दुर्भाग्य का बात है क्योंकि वो ए से जो बी के नाम में आया था, वो बी ने पेपर्स जमा दिए थे, तो इसलिए बी विल कंपनसेट द कंपनी। बहुत अजीब टाइप का चीज है। सब वापस बोलिए, स्टार्ट ऑब्जर्विंग एक बार फिर से, आंसर्स भी पढ़ना शुरू करो। इसके ऑल्टरनेटिव आंसर्स भी कई बुक्स में दिए रहते हैं, बट दिस आंसर आई पर्सनली फील दैट दिस इज अ बेटर वन। कंपनी विल कंपनसेट इनोसेंट इन्वेस्टर सी हु एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। फिर लाइन लिखने का स्टाइल देखो, विच इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल, मतलब कि जिसका नाम लिखा रहता है एक बार हम वही मानते हैं कि वही ओनर है। इट्स नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, इस पर भी MCQ आया हुआ है, शेयर सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ओनरशिप, इट्स अ प्राइमा फेसी एविडेंस। देखो बी चोर रहा है वो नहीं बोला मैं, पर बी के पेपर जमा करने के कारण ही ए का नाम हटाया गया था, तो इसलिए बी विल कंपनसेट द कंपनी बिकॉज बी हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ सी which was originally in the name of A. It's very typical. मुझे पता आप बोलेंगे सर B का भी क्या गलती है, but this is the answer adopted by the institute. पढ़ लीजिए, फिर भी टेंशन होगा तो हम लोग लाइव बैच में डिस्कस करेंगे। और ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स के टाइम दिए गए थे, डीमैट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में ये सब टाइमलाइंस फॉलो नहीं होता बिकॉज वहां सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं दिखाई देता है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। Okay, layout. So this completes your small chapter. ये तो पास 6 वाला है,
known as transfer and transmission of securities. थैंक यू, फिर मिलेंगे। और एक बार ग्रुप देख लो अब जूम सेशन के बारे में मैंने क्या लिखा है। वैसे यूजुअली जो क्वेरीज होता था मैंने क्लब कर दिया है यहां पर, थोड़ा सा फिर से आपको रिपीट कर दूं इसी टॉपिक को फिर से। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में आज पता चल गया ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का डिफरेंस। आज पता चल गया प्राइवेट कंपनी भी आर्टिकल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती ट्रांसमिशन, ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसमिशन नहीं कर सकती। आज पता चल गया दैट पब्लिक कंपनी में आर्टिकल्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बट अगर शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट है दो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के बीच में, जो मैंने क्लास में डिटेल में समझाया था, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स एंड प्रमोटर्स के बीच में टैग अलोंग राइट्स एंड ड्रैग अलोंग राइट्स, दे आर लीगली इनफोर्सिएबल। आज यह भी पता चल गया कि रिफ्यूजल अगर करना होता है कंपनीज को तो विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दे शुड रिफ्यूज। एंड फिर अपील के टाइमलाइंस, और ये ट्रांसफरी अपील करेगा, याद रखिएगा। अगर किसी के पीपीटी में ऑलरेडी ठीक है तो ट्रांसफरी विल अपील विद इन दीज टाइम्स, प्राइवेट में ये, पब्लिक में ये। और एनसीएलटी फिर क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है, चारों ऑर्डर्स भी हमें फिर से पता चल गए। उसके बाद रेक्टिफिकेशन के 2 ग्राउंड्स, नाम आ गए जबकि नहीं आना चाहिए था, नाम हट गया जबकि नहीं होना चाहिए था। ऐसे केस में एग्रीव्ड पार्टी तो अपील कर ही सकता है एनसीएलटी को। एनी मेंबर एंड कंपनी कैन आल्सो अपील, ये एक एक्स्ट्रा मार्किंग की होगी आपने 59 में। फिर एनसीएलटी वही 4 एक्शंस ले सकता है जो वो 58 में भी ले रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट 59 में पता चला दैट अब एक्शन बाय एनसीएलटी जब लॉ का नॉन कंप्लायंस हो, और इस सिचुएशन में जब लॉ के नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो सेबी, डिपॉजिटरी, मेंबर, कंपनी कोई भी जाकर कंप्लेन कर सकता है एनसीएलटी को। उसके बाद पावर टू नॉमिनेट के केस में उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर वो ओरिजिनल आदमी मर जाए, अगर वो बनना चाहता है तो रिटन नोटिस एंड डेथ सर्टिफिकेट जमा देगा। ओके। और अगर जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाता ही कैन गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पर अगर कभी बोर्ड ने उसको नोटिस दिया कि आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है, विद इन 90 डेज वो उसको बताना पड़ेगा, वरना इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी छीन लिए जाएंगे। वेरी गुड। सो इस तरह हम लोग सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे थे। प्राइवेट कंपनी में शेयर सर्टिफिकेट और होता है तो वहां ट्रांसफर के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को देना है विद इन 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो बहुत सारे टाइमलाइंस मैंने कोशिश किया है वापस से आपको मतलब रिवाइज कराने का। ट्रांसमिशन में एक्स्ट्रा है विल की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट। पार्टली पेड अप शेयर्स में ट्रांसफरी को नो ऑब्जेक्शन देना है विद इन किसको, कंपनी को, विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। ओके। फोर्स ट्रांसफर का क्वेश्चन आपने देखा, वेरी टिपिकल। टाइम लिमिट ऑफ डिलीवरिंग शेयर सर्टिफिकेट्स आपने देखे अभी अभी। ऐसे तो 2 मंथ्स दिख रहा था, पर अगर ट्रांसफर के केसेस में विद इन 1 मंथ आ जाता है और डिबेंचर्स में 6 मंथ्स। तो ये सुनने से हो सकता है कल एग्जाम हो, आप इसको जब फास्ट फॉरवर्ड सुनेंगे तो आपको कल भी याद रह जाएगा। माइनर 2 केसेस में मेंबर बन सकता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। राइटिंग पैटर्न भी देखा। एंड पास 6 में हमने आज पता चल गया कि पास 6 इज बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट वाला जो लाइंस हमने देखा था, दैट इज योर पास 6, जहां पर आपके कितने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं, कितने डीमैट में है, ऑल दीज थिंग्स आर सीन। एंड क्या चेंजेस आए हैं इन द हाफ ईयर कैसे काउंट होता है यहाँ पर, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। और कौन सी 3 कंपनीज को ये नहीं फाइल करना पड़ता है ये भी दिख गया हम लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच, बी इन टच एंड फॉर मोर रिविजन्स एंड अपडेट्स वी विल बी मीटिंग। तो अब मैं एक छोटा सा जूम सेशन लेकर जो कैलकाटा वाले ग्रुप है चेक कर लीजिएगा। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव अंडरस्टूड। अब शायद क्वेरी ज्यादा होगी भी नहीं, पर कर लो जूम सेशन एक बार ज्वाइन, 10 मिनट लगेगा मुझे, मैं रैंडमली 5-7 क्वेश्चंस पूछ लूंगा। थैंक यू।